अध्याय 16 प्रमुख देशों की विदेश नीतियां 1919 से 1945। नंबर 1 संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति। संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति प्रमुख रूप से 3 सिद्धांतों पर आधारित थी। नंबर 1 अमेरिका यूरोप के देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करेगा, किंतु वो यूरोपीय देशों की शक्ति राजनीति से पृथक रहेगा। नंबर 2 यूरोपीय देश भी अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने में रुचि लेंगे, किंतु वे अमेरिका की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नंबर 3 अमेरिका और यूरोपीय देश मिलकर एशियाई देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करेंगे, किंतु वे सम्मिलित रूप से एशिया की राजनीति में भाग नहीं लेंगे। प्रथम सिद्धांत का प्रमाणिक विवरण अमेरिका के राष्ट्रपति वॉशिंगटन के भाषण में उपलब्ध है, जो उन्होंने सन 1757 में अपने विदाई समारोह के अवसर पर दिया था। उन्होंने कहा था, विदेशों के संबंध में हमारे व्यवहार का महान नियम ये है कि हम उनके साथ व्यापारिक संबंध रखें, किंतु राजनीतिक संबंध यथासंभव कम से कम रखें। हमारी सच्ची नीति ये है कि हम विदेशी जगत के किसी भी अंग के साथ स्थायी संधियां ना करें। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोपीय मामलों से बिल्कुल पृथक और तटस्थ रहकर अपनी उन्नति करना चाहता था। द्वितीय सिद्धांत का प्रतिपादन राष्ट्रपति मुनरो ने मुनरो सिद्धांत के माध्यम से किया था, जबकि तृतीय सिद्धांत का संबंध स्पष्टतः अमेरिका की युद्ध संबंधी नीति से था। 19वीं शताब्दी में अमेरिका उपर्युक्त सिद्धांतों से पर्याप्त रूप से लाभान्वित हुआ था, किंतु 20वीं शताब्दी के प्रारंभ होते ही परिस्थितियां एकदम बदल गईं। शुमेन ने लिखा है, 19वीं शताब्दी में तीनों सिद्धांतों ने अमेरिका के हितों का पर्याप्त ढंग से पोषण किया था। निसंदेह अमेरिका ने पूर्ण पृथक्करण की नीति का अनुसरण किया था, किंतु वास्तविकता इससे अलग थी। यही कारण है कि सैद्धांतिक दृष्टि से अमेरिका स्वयं को एक पारतंत्रवादी देश समझता था, किंतु व्यवहारिक रूप में वो यूरोप की राजनीति से जुड़ा रहा। पृष्ठ 214। कोलंबस के समय से एक लंबी अवधि तक अमेरिका यूरोपियन राजनीति का अभिन्न अंग बना रहा, क्योंकि अमेरिका की खोज करने और उसे बसाने का कार्य यूरोपियनों द्वारा किया गया था। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की अवधि में अमेरिका के राष्ट्रवादियों ने फ्रांस के साथ एक सैनिक समझौता किया था। इस समझौते में स्पेन तथा हॉलैंड को भी सम्मानित किया गया था। इतना ही नहीं, यूरोपीय युद्धों के फलस्वरूप ही लैटिन अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। अमेरिका की ये स्वतंत्रता मुनरो सिद्धांत के कारण ही सुरक्षित नहीं थी, बल्कि उसको सुरक्षित रखने में ग्रेट ब्रिटेन के स्वार्थों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वस्तुतः ग्रेट ब्रिटेन नहीं चाहता था कि यूरोप महाद्वीप का कोई देश नवीन दुनिया के मामलों में हस्तक्षेप करे। सन 1815 के पश्चात जब अमेरिका को कनाडा के युद्ध में विजय प्राप्त हो गई, इंग्लैंड और अमेरिका के मध्य एक स्थायी शांति समझौता संपन्न हुआ, जिसमें यह निश्चय किया गया कि दोनों में से कोई देश एक दूसरे के विरुद्ध किसी प्रकार की संधि नहीं करेगा। इसके पश्चात लगभग एक शताब्दी तक उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका शक्ति संतुलन का लाभ उठाते रहे। शक्ति संतुलन की 3 आधारभूत सिद्धांत थे। ब्रिटेन उस समय समुद्री शक्ति की दृष्टि से सबसे महान राष्ट्र था और ये बात अमेरिका के हितों के अनुकूल थी। यूरोपीय देशों के मध्य शक्ति संतुलन इस प्रकार स्थापित किया गया कि उससे ब्रिटिश साम्राज्य को कोई खतरा नहीं रहा। इसके अतिरिक्त अमेरिका के पक्ष में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये था कि यूरोप और एशिया महाद्वीप के देश इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वे पृथक और सामूहिक रूप में अमेरिका का विरोध कर सकें। अतः इस परिस्थिति के अंतर्गत अमेरिका ने अपनी विदेश नीति को तटस्थता की नीति अथवा शक्ति राजनीति से अलग रहने की नीति की संज्ञा दे दी। इसके साथ साथ उसने व्यापारिक पृथक्करण का आधार सामुद्रिक स्वतंत्रता तथा स्वतंत्र व्यापार नीति का भी अनुसरण किया था। सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने पर अमेरिका ने 1793 ईस्वी की भांति इस युद्ध में भी तटस्थ रहने की घोषणा की थी। इससे पूर्व अमेरिका ने यूरोपीय राजनीति में कभी भाग नहीं लिया था, किंतु प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में उसने विश्व राजनीति में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। युद्ध के प्रारंभ में अमेरिका ने अपने व्यापारिक हितों के कारण किसी भी गुट को अपना समर्थन प्रदान नहीं किया। युद्ध की अवधि में अमेरिका ने अपार धन कमाया, जिसके फलस्वरूप वो संसार का सर्वाधिक धनवान और समृद्धिशाली देश बन गया। किंतु जब जर्मनी की पनडुब्बियों ने लगातार आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया, तो इससे अमेरिका के व्यापारिक हितों को खतरा उत्पन्न हो गया। इस कारण वो धीरे धीरे मित्र राष्ट्रों की ओर झुकने लगा। जब अमेरिका ने ये अनुभव किया कि जर्मन आक्रमणों के कारण मित्र राष्ट्रों का विनाश निश्चित है, तो इस संकटमय परिस्थिति में उसने 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी। इस प्रकार अमेरिका ने अपनी परंपरागत
पार्थक्य नीति का उल्लंघन करके विश्व राजनीति में हस्तक्षेप करने का निर्णय ले लिया। इस निर्णय की पृष्ठभूमि में अमेरिका के पूंजीपतियों की महान भूमिका थी। वास्तविकता ये थी कि युद्ध काल में अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों को ऋण के रूप में विशाल धनराशि प्रदान की थी। युद्ध में मित्र राष्ट्रों की पराजय होने से उस धनराशि को वसूल होने की कोई संभावना नहीं थी। इसके अतिरिक्त युद्ध में जर्मनी की विजय होने की स्थिति में यूरोप महाद्वीप तथा संपूर्ण विश्व की राजनीति में जर्मनी का प्रभाव बढ़ जाता और अमेरिका के हितों को खतरा उत्पन्न हो जाता। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखकर अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों के पक्ष में युद्ध लड़ने का निश्चय किया था। सौभाग्य से युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई और विश्व की राजनीति में अमेरिका एक निर्णायक शक्ति के रूप में प्रतिस्थापित हो गया। पृष्ठ 215। अमेरिका और पेरिस शांति समझौता। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय के फलस्वरूप अमेरिका की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई। युद्धोपरांत पेरिस शांति सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन का व्यक्तित्व वहां पर उपस्थित सभी राजनीतिज्ञों में अत्यंत प्रमुख था। इस सम्मेलन में लिए गए निर्णयों पर विल्सन द्वारा प्रतिपादित 14 सूत्रीय कार्यक्रम की स्पष्ट छाप अंकित थी। राष्ट्रसंघ की स्थापना के मूल में विल्सन की विश्व शांति की अवधारणा निहित थी, किंतु जब अमेरिका की सीनेट ने पेरिस शांति सम्मेलन के निर्णयों को स्वीकार नहीं किया तो विल्सन को घोर निराशा हुई। उसने अपने देश के गणतंत्रवादी नेताओं को राजी करने के अथक प्रयास किए, किंतु वो अपने प्रयासों में सफल नहीं हो सका। इस प्रकार विल्सन ने पेरिस शांति सम्मेलन में जो कुछ प्राप्त किया था, उसने वो सब कुछ अपने देश में खो दिया। पार्थक्य नीति और गणतंत्रीय सरकार 1919 से 1939। सन 1920 में अमेरिका में आम चुनाव कराए गए। इन चुनावों में पार्थक्यपूर्ण विदेश नीति का समर्थन करने वाले गणतंत्र दल को संपूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया। वास्तव में अमेरिका के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व घटना थी, क्योंकि अमेरिका ने विश्व नेतृत्व की नीति को त्याग कर पुनः पार्थक्य नीति को अपनाया था। ये बात सुस्पष्ट है कि इस नवीन नीति के कारण अमेरिका न केवल वर्साई संधि की शर्तों से अलग हो गया, बल्कि वो राष्ट्रसंघ के उत्तरदायित्व से भी वंचित रह गया। किंतु पार्थक्य की नीति का पालन करना व्यवहारिक दृष्टि से संभव नहीं था। वस्तुतः गणतंत्रीय शासन काल में अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अनेकों जटिल समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण सहयोगात्मक भूमिका निभाई थी। सन 1921 में राष्ट्रपति हार्डिंग ने निशस्त्रीकरण तथा सुदूर पूर्व की समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से वॉशिंगटन सम्मेलन बुलाया था। इस प्रकार सन 1927 में निशस्त्रीकरण की समस्या के संबंध में अमेरिका के तत्कालिक राष्ट्रपति कैल्विन ने दूसरा सम्मेलन बुलाया था। सन 1928 के पेरिस समझौते को संपन्न करने में अमेरिका के विदेश मंत्री कैलोग की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसके फलस्वरूप युद्ध के संकट को टालने में पर्याप्त सहयोग मिला था। इसके अतिरिक्त अमेरिका ने सन 1930 में लंदन नाविक संधि पर भी हस्ताक्षर किए थे। इतना ही नहीं, जर्मनी की आर्थिक दुर्दशा को देखकर अमेरिका के राष्ट्रपति हुबर ने युद्ध की क्षतिपूर्ति की रकम को वसूल करने का कार्य 1 वर्ष के लिए स्थगित किया था। सन 1932 में अमेरिका ने जेनेवा में निशस्त्रीकरण सम्मेलन में पुनः भाग लिया था। जर्मनी के शासन की बागडोर हिटलर के हाथों में केंद्रित होने पर अमेरिका की विदेश नीति के सिद्धांतों में पुनः परिवर्तन हुआ। हिटलर ने जर्मन साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से आक्रामक विदेश नीति को अपनाया। इन परिस्थितियों में भी अमेरिका शांति के अग्रदूत की भांति प्रारंभ में शांतिपूर्ण साधनों को प्राथमिकता देता रहा, क्योंकि वो यूरोप की राजनीति से अलग रहना चाहता था। किंतु हिटलर की आक्रामक नीति से जब अमेरिका के हितों को स्पष्ट रूप से खतरा उत्पन्न हो गया, तो वहां की सरकार ने जनमत तथा समाचार पत्रों के दबाव में आकर 31 अगस्त 1935 को तटस्थता अधिनियम पारित किया। वस्तुतः अमेरिका को विश्व राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, किंतु विश्व के राजनीतिक क्षितिज पर अनेकों भयानक एवं आपदापूर्ण घटनाएं घटित होते देखकर उसे अपनी विदेश नीति के सिद्धांतों में परिवर्तन करने को विवश होना पड़ा। पृष्ठ 216। इस तरह की घटनाओं में अबिसिनिया की घटना सर्वप्रमुख थी। इटली के तानाशाह मुसोलिनी की सेना ने अबिसिनिया का कठोरता से दमन कर दिया। इस घटना के प्रति अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कठोर रुख अपनाया और हथियारों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। जब तटस्थता की नीति की अवधि समाप्त होने लगी, तो अमेरिका की सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ एक संयुक्त प्रस्ताव पारित किया। इस प्रकार अमेरिका निरंतर संसार के राजनीतिक मामलों से अलग बने रहने का प्रयास करता रहा। इस दृष्टि से उसने विभिन्न तटस्थता कानून पारित किए। सन 1947 में उसने अपनी व्यापार संबंधी नीति को कैश एंड कैरी के सिद्धांत पर आधारित किया।
सन 1939 के तटस्थता कानून में भी कुछ संशोधन किए गए, क्योंकि राष्ट्रपति और कांग्रेस का उद्देश्य अमेरिका की सुरक्षा को सुनिश्चित करना था। इस प्रकार यद्यपि अमेरिका राजनीतिक उथल-पुथल से अलग था, तथापि उसे यूरोप महाद्वीप में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम और परिवर्तनों की पूरी जानकारी थी। उस समय आर्थिक मंदी के विश्वव्यापी स्वरूप ने अमेरिका को भी प्रभावित किया। इस संकट को दूर करने तथा देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने युद्ध स्तर पर प्रयास किए थे। उसने देश के व्यापार व वाणिज्य के ह्रास को रोकने के लिए प्रभावशाली कदम उठाए। अन्य देशों के साथ विभिन्न व्यापारिक समझौते किए गए, किंतु धीरे धीरे अमेरिका की सरकार भी अन्य देशों की भांति शस्त्रीकरण की नीति पर चलने लगी। इस नीति के प्रभावी हो जाने से तटस्थता की नीति का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। अन्य शब्दों में अमेरिका भी अन्य देशों की भांति युद्ध की तैयारियों में संलग्न हो गया। सुदूर पूर्व और अमेरिका। सुदूर पूर्व में अमेरिका की विदेश नीति को निर्धारित करने में व्यापारिक, सैनिक एवं राजनीतिक हितों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात अमेरिका और गणतंत्रीय सरकार ने तटस्थता की नीति का पालन किया था। सुदूर पूर्व के मामले में अमेरिका इस नीति पर कायम नहीं रह सका। इसका प्रमुख कारण ये था कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जापान प्रशांत महासागर में एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया था। पेरिस शांति सम्मेलन में पराजित राष्ट्रों के क्षेत्रों का विजयी राष्ट्रों के मध्य वितरण किया गया था। इसके फलस्वरूप जापान को कुछ ऐसे क्षेत्र प्राप्त हो गए जिनके फलस्वरूप वो सुदूर पूर्व में एक शक्तिशाली नौसैनिक राष्ट्र बन गया। इससे अमेरिका की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया। वस्तुतः अमेरिका न तो जापान को प्रशांत महासागर के क्षेत्र में शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में देखना चाहता था और न वो चीन में जापान का हस्तक्षेप को सहन कर सकता था। यही कारण है कि अमेरिका की अपील पर सन 1921-1922 में वॉशिंगटन में एक नौसैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन निश्चित रूप से सुदूर पूर्व के राजनीतिक संबंधों के क्षेत्र में एक नवीन कदम था, जिसके माध्यम से कुछ वर्षों तक प्रशांत महासागर के क्षेत्र में शांति स्थापित करने में सहायता मिली थी। किंतु इस क्षेत्र में जापान की महत्वाकांक्षाओं को रोकने में अमेरिका को अधिक लंबी अवधि तक सफलता नहीं मिल सकी। जापान सुदूर पूर्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना चाहता था, किंतु अमेरिका ने उत्तरी मंचूरिया में संघर्ष को रोकने के लिए चीन व रूस का ध्यान पेरिस शांति के उत्तरदायित्व की ओर आकर्षित किया। उधर चीन में सन 1920 के बाद एक दशक तक एक अवधि में आंतरिक संघर्ष की स्थिति बनी रही, जिसके कारण चीन की सरकार का ध्यान अपनी आंतरिक समस्याओं में उलझा रहा। चीन की इस संकटपूर्ण परिस्थिति का जापान ने पूरा लाभ उठाया और सन 1931 में उसने मंचूरिया पर अधिकार कर लिया। पृष्ठ 217। जापान की इस कार्यवाही को अमेरिका ने अनुचित बताते हुए उसका विरोध करने का निश्चय किया। वो प्रत्येक स्थिति में मंचूरिया में जापान के प्रभाव को रोकने के लिए कृत संकल्प था। अमेरिका ने मंचूरिया की समस्या का समाधान राष्ट्रसंघ के माध्यम से कराना चाहा, किंतु राष्ट्रसंघ को इस क्षेत्र में विशेष सफलता न मिल सकी। अमेरिका चीन की सुरक्षा के लिए जापान के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए भी तत्पर था। सन 1947 में जब जापान ने चीन के विरुद्ध युद्ध का आरंभ किया, तो अमेरिका ने चीन को युद्ध सामग्री भेजकर अपना सहयोग प्रदान किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने जापान की आक्रामक कार्यवाही की तीव्र भर्त्सना की। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ हो जाने पर अमेरिका ने जापान से मांग की कि वो सुदूर पूर्व की यथास्थिति को बनाए रखने का आश्वासन प्रदान करे। उस समय तक अमेरिका ने विश्व युद्ध में किसी पक्ष की ओर से सम्मिलित होने की घोषणा नहीं की थी, किंतु जापान ने 6 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर गोलाबारी करके अमेरिका के धैर्य को तोड़ दिया। फलस्वरूप अमेरिका जापान के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित हो गया। अमेरिका तथा द्वितीय विश्व युद्ध। जिन परिस्थितियों के अंतर्गत अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की थी, उनसे ऐसा प्रतीत होता था कि अमेरिका इस युद्ध में आक्रमण करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि युद्ध के प्रारंभ होने के पश्चात अमेरिका के राष्ट्रपति ने तटस्थता की नीति का अनुसरण करने की घोषणा की थी। किंतु युद्ध में ज्यों-ज्यों फासिस्टवादी शक्तियों को युद्ध में विजय प्राप्त होने लगी, अमेरिका की अपनी सुरक्षा के प्रति चिंता बढ़ती गई। अमेरिका की सरकार ने स्थिति का मुकाबला करने का निश्चय करते हुए रक्षा बजट में वृद्धि की। राष्ट्रपति रूजवेल्ट के अनुरोध पर अमेरिका की कांग्रेस ने लैंड लीज विधेयक पारित कर दिया, जिसके आधार पर अमेरिका को अपनी सुरक्षा के लिए युद्ध में सम्मिलित होने का अधिकार प्राप्त हो गया। सन 1941 में जर्मनी ने भी अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिका ने युद्ध में विजय प्राप्त करने
का भरसक प्रयास किया। जब जर्मनी ने सोवियत रूस पर आक्रमण किया तो अमेरिका ने रूस की सहायता करने की घोषणा कर दी। सन 1941 में रूजवेल्ट ने अटलांटिक चार्टर पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। इस चार्टर के अंतर्गत युद्ध के पश्चात की संभावित राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या की गई थी। पर्ल हार्बर पर आक्रमण की घटना के पश्चात अमेरिका पूरी तरह विश्व युद्ध में सम्मिलित हो गया। युद्ध में अमेरिका के सम्मिलित हो जाने से ग्रेट ब्रिटेन तथा सोवियत रूस की स्थिति में सुधार आ गया। अमेरिका ने न केवल जर्मनी के विरुद्ध लड़ने की योजना बनाई बल्कि जापान के विरुद्ध युद्ध करना भी प्रारंभ कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने चर्चिल और स्टालिन के साथ मिलकर युद्धकालीन मैत्री संबंधों को मजबूत किया, किंतु अप्रैल 1945 में रूजवेल्ट की मृत्यु हो गई और उसके स्थान पर ट्रूमैन को इस पद पर नियुक्त किया गया। अंत में इस विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों की विजय हुई। पृष्ठ 218। नंबर 2, रूस की विदेश नीति। रूस के जार शासक अभिजात वर्ग से संबंधित थे। उनकी विदेश नीति हस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित थी और यही सिद्धांत उनकी गृह नीति के क्षेत्र में भी प्रभावी था। निसंदेह उन्होंने यूरोपीय देशों के साथ कुछ संधियां की थी, किंतु उन संधियों का उद्देश्य या तो अपने निहित स्वार्थों को पूरा करना था या युद्ध के संकट को टालना था, जिसके लिए रूस के शासक तैयार नहीं थे। दोनों विश्व युद्धों के मध्य की अवधि में रूस की विदेश नीति को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अ. विदेश नीति का प्रथम चरण 1917 से 1921। इस अवधि में रूस और पश्चिमी राष्ट्रों के मध्य संबंध तनावपूर्ण रहे। इस तनाव के लिए निम्नलिखित परिस्थितियां उत्तरदायी थीं। नंबर 1, 1917 की रूसी क्रांति ने पश्चिमी राष्ट्रों को खतरा उत्पन्न कर दिया था, इस कारण वे उससे असंतुष्ट थे। नंबर 2, प्रारंभ में रूस ने प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से भाग लिया था, किंतु युद्ध के बीच में उसने अपनी क्रांति को सफल बनाने के उद्देश्य से स्वयं को विश्व युद्ध से अलग कर लिया और जर्मनी के साथ एक संधि कर ली। इस कारण मित्र राष्ट्र रूस की नीति के विरुद्ध हो गए। नंबर 3, मित्र राष्ट्रों ने रूस की क्रांति विरोधी शक्तियों को अपना समर्थन और सहयोग प्रदान किया। उन्होंने रूस की क्रांति 1917 का दमन करने का भी प्रयास किया। इस कारण पश्चिमी देशों के साथ रूस के संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। नंबर 4, जार शासकों के शासनकाल में रूस ने अन्य देशों से ऋण लिया था, किंतु क्रांति के सफल होने के पश्चात कम्युनिस्ट सरकार ने इन ऋणों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके अतिरिक्त रूस की साम्यवादी सरकार ने विदेशी व्यापार का भी राष्ट्रीयकरण किया था, जो पाश्चात्य देशों के साथ तनाव का एक प्रमुख मुद्दा बन गया। उपर्युक्त कारणों से सन 1921 तक पाश्चात्य देशों ने रूस के साथ कूटनीतिक एवं व्यापारिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। ब. विदेश नीति का द्वितीय चरण 1921 से 1933। इस अवधि में रूस ने अपनी स्थिति में सुधार किया था और निम्न देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के प्रयास किए थे। नंबर 1, सन 1921 में रूस व इंग्लैंड के मध्य एक व्यापारिक समझौता संपन्न हुआ। इस समझौते के अनुसार इंग्लैंड ने रूस की नवीन सरकार को मान्यता प्रदान कर दी। नंबर 2, उसी वर्ष अर्थात 1921 में ही रूस ने प्रशा के साथ एक मैत्रीपूर्ण संधि की थी। इस संधि के अंतर्गत दोनों देशों ने ये निर्णय लिया कि भविष्य में एक दूसरे के विरुद्ध कोई संधि नहीं करेंगे। नंबर 3, सन 1922 में रूस ने जर्मनी के साथ एक संधि की। इस संधि के अनुसार दोनों देशों ने पृथक रूप से युद्ध की क्षतिपूर्ति की धनराशि के निर्णय को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने ये भी निश्चय किया कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में वे एक दूसरे का सर्वाधिक महत्व और सहयोग देंगे। दोनों देशों ने परस्पर कूटनीतिक संबंध भी स्थापित किए। नंबर 4, सन 1922 में ही जेनेवा में आयोजित विश्व आर्थिक सम्मेलन में रूस को आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन में सभी महत्वपूर्ण देशों की उपस्थिति में रूस ने निःशस्त्रीकरण का प्रस्ताव रखा, किंतु उसे अस्वीकार नहीं किया गया। नंबर 5, सन 1924 में रूस ने चीनी पूर्वी रेलवे के संबंध में चीन के साथ एक समझौता किया। इस समझौते के माध्यम से रूस ने चीन के साथ संबंधों को सुधारने का प्रयास किया था। पृष्ठ 219। नंबर 6, उसी वर्ष अर्थात 1924 में इंग्लैंड ने वैधानिक तरीके से रूस की सरकार को मान्यता प्रदान कर दी। इंग्लैंड के इस कार्य का समर्थन करते हुए इटली और फ्रांस ने भी रूस की सरकार को मान्यता दे दी। नंबर 7, सन 1925 में रूस ने टर्की के साथ भी एक अनाक्रमक संधि संपन्न की थी। नंबर 8, रूस ने इसी प्रकार की संधियां सन 1926 में जर्मनी व लुथिनिया के साथ तथा सन 1927 में ईरान के साथ की थी।
नंबर 9, सन 1925 में लोकार्नो समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। रूस ने जर्मनी के समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि पूर्वी देशों के लिए पृथक रूप से लोकार्नो समझौता संपन्न होना चाहिए, किंतु जर्मनी रूस के इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुआ। नंबर 10, रूस ने जर्मनी के साथ बाल्टिक समझौता करने का भी प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य आक्रमण के समय बाल्टिक राज्यों की सहायता करना था, किंतु इस प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया गया। नंबर 11, सन 1931 में रूस ने अफगानिस्तान के साथ एक अनाक्रमक समझौता किया था। नंबर 12, सन 1932 में रूस ने पोलैंड, फिनलैंड आदि देशों के साथ भी इसी प्रकार की संधियां की थी। उपर्युक्त संधियों एवं समझौतों के बावजूद रूस तथा पाश्चात्य देशों के मध्य संदेह व अविश्वास का वातावरण बना रहा। इसलिए दोनों पक्षों के मध्य अनेक अवसरों पर तनाव बढ़ता गया। जैसे नंबर 1, इंग्लैंड ने सन 1924 में रूस की सरकार को मान्यता प्रदान की थी, किंतु उसने अगले वर्ष अपने निर्णय को वापस ले लिया। नंबर 2, 1925-1927 के मध्य चीन में रूस का प्रस्ताव अत्यधिक बढ़ गया। इससे पाश्चात्य देशों को अत्यधिक चिंता हो गई। नंबर 3, इंग्लैंड में सन 1926 में व्यापक हड़ताल हुई। अंग्रेजों का ये विचार था कि साम्यवादी रूस ने हड़ताल को अपना पूर्ण समर्थन दिया था। नंबर 4, सन 1927 में रूस ने कुछ ब्रिटिश इंजीनियरों के विरुद्ध मुकदमा दायर किया। इस घटना से रूस व इंग्लैंड के मध्य तनाव में वृद्धि हो गई। नंबर 5, रूस राष्ट्र संघ का विरोधी था। वो राष्ट्र संघ को बुर्जुआ वर्ग का पवित्र संगठन बताकर इसकी आलोचना करता था। राष्ट्र संघ के प्रति रूस के विरोधी दृष्टिकोण के कारण पाश्चात्य देश रूस से असंतुष्ट हो गए। विदेश नीति का तृतीय चरण 1933 से 1938। इस अवधि के अंतर्गत रूस तथा पाश्चात्य देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित हुए थे। जापान, जर्मनी व इटली के तानाशाहों की आक्रामक एवं उग्र सैनिकवादी विदेश नीति के कारण ये परिवर्तन हुआ था। रूस ने अनाक्रामक समझौतों एवं अर्ध पार्थक्य नीति की प्रभावहीनता को अनुभव करते हुए सन 1933 के पश्चात अपनी विदेश नीति को परिवर्तित करने तथा तानाशाहों के विरुद्ध पाश्चात्य देशों और राष्ट्र संघ को सहयोग देने का निश्चय किया। इस अवधि में वैदेशिक क्षेत्र में रूस के मुख्य कार्यकलाप निम्नवत थे। नंबर 1, प्रारंभ में अमेरिका व रूस के संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे। रूस की साम्यवादी सरकार ने जार शासकों द्वारा चलाए गए 80 करोड़ डॉलर की ऋण का भुगतान करने से इनकार कर दिया था। पृष्ठ 220। रूस में रहने वाले अमेरिका वासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। इसके अतिरिक्त अमेरिका रूस से इसलिए भी नाराज था क्योंकि रूस की साम्यवादी सरकार ने अन्य देशों में भी रूस की भांति बोल्शेविक क्रांतियां करने का प्रयास किया था। यही कारण है कि अमेरिका ने 1933 तक रूस की सरकार को मान्यता प्रदान नहीं की थी, जबकि अन्य देशों ने उसे मान्यता प्रदान कर दी थी। किंतु सुदूर पूर्व में जापान के अभ्युदय से संपूर्ण राजनीतिक घटनाचक्र बदल गया। जापान के कार्यों से रूस तथा अमेरिका दोनों देशों के हितों को खतरा उत्पन्न हो गया। ऐसी स्थिति में समान शत्रु के विरुद्ध दोनों देशों में एकता उत्पन्न होना स्वाभाविक था। 1933 में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने वॉशिंगटन में रूस के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया। इस अवसर पर दोनों देशों के मध्य एक समझौता संपन्न हुआ। इस समझौते में रूस व अमेरिका दोनों देशों ने यह निर्णय लिया कि वे एक दूसरे के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रचार नहीं करेंगे तथा एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता को स्वीकार करेंगे। रूस ने अपनी सीमा में निवास करने वाली अमेरिकी जनता को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी। अमेरिका ने रूस की साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान कर दी। नंबर 2, फ्रांस के प्रयासों के फलस्वरूप सन 1934 में रूस को राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाया गया। इसके पश्चात रूस ने निरंतर ये प्रयास किया कि राष्ट्रसंघ को तानाशाही शक्तियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाना चाहिए, किंतु दुर्भाग्यवश पाश्चात्य देशों ने रूस के प्रस्ताव के अनुरूप कार्य नहीं किया। नंबर 3, प्रारंभ में रूस एक संशोधनवादी देश था। वो वर्साई संधि में कुछ सुधार व संशोधन करके विश्व में एक नवीन व्यवस्था की स्थापना करना चाहता था, किंतु जब तानाशाहों ने आक्रामक नीति के द्वारा नए नए राज्यों को हड़पना प्रारंभ कर दिया तो रूस सुधार व संशोधन के विरुद्ध हो गया। अब वो ये कहने लगा कि वर्साई संधि में संशोधन होने से विश्व युद्ध होने की संभावना बढ़ जाएगी। पाश्चात्य देशों का भी यही विचार था। नंबर 4, फ्रांस व रूस के मध्य संबंध अच्छे नहीं थे। रूस राष्ट्र संघ का विरोधी था, जबकि फ्रांस राष्ट्र संघ का कट्टर समर्थक था। रूस के क्रांति विरोधियों ने बड़ी संख्या में फ्रांस में शरण ली थी। रूस ने जर्मनी के साथ संधि करके फ्रांस के प्रति अपनी शत्रुता को और अधिक बढ़ा दिया था।
इसी प्रकार फ्रांस ने भी पोलैंड तथा रोमानिया के साथ संधियां की थी। ये देश रूस के शत्रु थे। इसके अतिरिक्त निशस्त्रीकरण के प्रश्न पर फ्रांस और रूस के विचार परस्पर विरोधी थे। रूस का मत था कि प्रत्येक देश को अपना निशस्त्रीकरण करना चाहिए, किंतु फ्रांस जर्मनी के आक्रमण के भय से निशस्त्रीकरण के पक्ष में नहीं था। नंबर 5, किंतु जर्मनी में हिटलर के उदय के फलस्वरूप परिस्थितियों में तेजी से परिवर्तन हुआ। जिस प्रकार रूस व अमेरिका का विरोधी देश जापान था, उसी प्रकार फ्रांस व रूस का विरोधी देश जर्मनी था। इसलिए जर्मन आक्रमण के विरुद्ध फ्रांस व रूस में एकता स्थापित होना स्वाभाविक था। सन 1935 में दोनों देशों के मध्य पारस्परिक सहयोग की संधि हुई, जिसमें यह निश्चित किया गया कि फ्रांस व रूस किसी भी देश द्वारा आक्रमण करने की स्थिति में दोनों एक दूसरे की सहायता करेंगे। इस संधि को पूर्वी लोकानो संधि के नाम से जाना जाता है। नंबर 6, अबिसिनिया राज्य पर इटली द्वारा किए गए आक्रमण की घटना के प्रति रूस ने कठोर दृष्टिकोण अपनाया। राष्ट्र संघ ने इटली के ऊपर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, रूस ने उनका भी समर्थन किया, किंतु मित्र राष्ट्रों की निष्क्रिय नीति के कारण इटली के बढ़ते हुए कदमों को नहीं रोका जा सका। पृष्ठ 221। नंबर 7, स्पेन के गृह युद्ध में रूस की सहानुभूति स्पेन के गणतंत्रवादी दल के साथ थी, किंतु रूस ने तथा मित्र राष्ट्रों ने गणतंत्रवादियों को कोई सहायता प्रदान नहीं की। फलस्वरूप स्पेन में जनरल फ्रैंको के नेतृत्व में तानाशाही सरकार की स्थापना हो गई। नंबर 8, जब हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण किया, तब रूस ने चेकोस्लोवाकिया की सहायता देने का प्रस्ताव रखा, किंतु पाश्चात्य देशों ने उसके प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं दिया। इतना ही नहीं, मित्र राष्ट्रों ने हिटलर के साथ म्यूनिख समझौता करते समय रूस को आमंत्रित भी नहीं किया। फलस्वरूप रूस पाश्चात्य देशों से नाराज हो गया। उसे ये संदेह हो गया कि मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को रूस पर आक्रमण करने को प्रोत्साहित किया था। नंबर 9, 31 मार्च 1948 को ग्रेट ब्रिटेन ने पोलैंड को जर्मनी आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा का आश्वासन दे दिया, किंतु इस मामले पर रूस से विचार विमर्श नहीं किया गया। नंबर 10, इसी प्रकार ग्रेट ब्रिटेन ने रूस से विचार विमर्श किए बिना 13 अप्रैल 1939 को फ्रांस और रोमानिया को सुरक्षा का आश्वासन दे दिया। नंबर 11, 17 अप्रैल 1939 को रूस ने विदेशी आक्रमण के विरुद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के साथ त्रिवर्गीय संधि का प्रस्ताव रखा, किंतु फ्रांस व इंग्लैंड ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। सन 1939 तक रूस ये भलीभांति समझ गया था कि पाश्चात्य देश उसके ऊपर विश्वास नहीं करते तथा वे रूस के साथ तानाशाही सरकारों के विस्तार को रोकने को तैयार नहीं थे। रूस अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वयं को अकेला रखने का भी इच्छुक नहीं था। फलस्वरूप वो जर्मनी से संधि करने को उत्सुक हो गया। अनाक्रमण समझौता। रूस व जर्मनी के मध्य मतभेद इतने अधिक व्यापक हो गए थे कि दोनों देशों के मध्य समझौता संपन्न करने में अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो गईं। दूसरी तरफ इंग्लैंड व फ्रांस भी रूस को अपने गुट से अलग करने को सहमत नहीं थे। इसलिए उन दोनों देशों ने रूस के साथ विचार विमर्श जारी रखा, किंतु अंत में रूस व जर्मनी के मध्य अनाक्रमण समझौता 23 अगस्त 1939 को संपन्न हो गया। इस समझौते में यह निश्चय किया गया कि दोनों देश विदेशी आक्रमण की स्थिति में एक दूसरे की सहायता करेंगे तथा आपसी विवादों को बातचीत के द्वारा हल करेंगे। इस समझौते के मुख्य परिणाम इस प्रकार से थे। नंबर 1, इस समझौते के हो जाने से इंग्लैंड, फ्रांस व रूस के मध्य जर्मनी विरोधी समझौता होने की संभावना समाप्त हो गई। नंबर 2, पाश्चात्य देशों व जर्मनी के मध्य युद्ध प्रारंभ होने पर रूस पार्थक्य की नीति को अपना सकता था। नंबर 3, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन के मैत्रीपूर्ण संबंधों को इस समझौते से आघात पहुंचा। यही कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाने पर स्पेन ने बिल्कुल भाग नहीं लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि रूस ने यूरोपीय देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के पूरे प्रयास किए थे। प्रारंभ में उसने सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांतों को अपनाया, जो फ्रांस व इंग्लैंड के साथ सहयोग की नीति पर आधारित था, किंतु मध्य यूरोप में बदलते हुए घटनाक्रम के कारण रूस की उपर्युक्त विदेश नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। म्यूनिख समझौते के पश्चात वो इंग्लैंड व फ्रांस के नेतृत्व में अविश्वास करने लगा। इस घटना के बाद रूस ने अपनी विदेश नीति में परिवर्तन किया और हिटलर के साथ तटस्थता समझौते पर हस्ताक्षर किए। पृष्ठ 222। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के समय रूस ने तटस्थ रहने की नीति को अपनाया था। 10 जनवरी 1941 को रूस ने तटस्थ रहते हुए जर्मनी के साथ अपनी मित्रता के संबंधों की पुष्टि की, किंतु कालांतर में
दोनों देशों के मध्य कुछ मतभेद उत्पन्न हो गए, जिन्होंने धीरे धीरे गंभीर रूप धारण कर लिया। फलस्वरूप 22 जून 1941 को जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया। इटली, हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया, फिनलैंड और डेनमार्क आदि फासिस्टवादी देशों ने भी रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। हिटलर की सेना रूस की राजधानी मॉस्को की ओर निरंतर बढ़ती गई। इससे ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका के हितों को भी खतरा दिखाई देने लगा। दोनों देश ये भलीभांति जानते थे कि रूस के पराभव का अर्थ था समस्त यूरोप का विनाश। अतः इन शक्तियों ने रूस के समर्थन में नाजी सैनिकों को पराजित करने का निश्चय किया। सौभाग्यवश रूस के वीर सैनिकों ने 2 वर्ष तक भीषण संकट को सहते हुए हिटलर की सेना के विरुद्ध युद्ध लड़ा। सन 1944 के पश्चात युद्ध के परिणाम मित्र राष्ट्रों के पक्ष में आने लगे। अंत में हिटलर की सेना को रूस के समक्ष पराजित होना पड़ा। शीघ्र ही रूस की सेना जर्मनी राजधानी बर्लिन तक पहुंच गई। दूसरी तरफ सुदूर पूर्व में जापान भी पराजित हो गया। इस प्रकार 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। नंबर 3, जर्मनी की विदेश नीति। प्रथम विश्व युद्ध में पराजित होने के पश्चात जर्मन प्रतिनिधियों ने वाइमर नामक नगर में देश के नवीन गणराज्य का संविधान तैयार किया था। इसलिए उस सरकार को वाइमर गणराज्य कहा जाता है। इस सरकार ने सन 1932 तक कार्य किया था। इस अवधि में वाइमर गणराज्य को अनेकों समस्याओं से जूझना पड़ा। कुछ क्षेत्रों में इस सरकार की नीति असफल रही, जिसके कारण हिटलर को सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हो गया। हिटलर ने सत्ता में आते ही शासन के गणतंत्रीय स्वरूप को नष्ट कर दिया और जर्मनी में तानाशाही शासन की स्थापना की। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जर्मनी की विदेश नीति को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। आ, विदेश नीति का प्रथम चरण, वाइमर गणराज्य की विदेश नीति 1919 से 1934 तक। वाइमर गणराज्य को आंतरिक क्षेत्र की भांति वैदेशिक क्षेत्र में भी अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ा। सरकार ने अपनी क्षमता के अनुसार उन समस्याओं का समाधान किया था। वैदेशिक क्षेत्र में वाइमर गणराज्य की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार से थीं। नंबर 1, रूर की समस्या का समाधान। लगभग 2 शताब्दियों से फ्रांस और जर्मनी के मध्य कुछ राजनीतिक प्रश्नों पर कटुता, तनाव व शत्रुता की भावना विद्यमान थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद की अवधि में भी दोनों देशों के संबंधों में संदेह, अविश्वास व कटुता पर्याप्त मात्रा में बनी रही। इस युद्ध के पश्चात एक तरफ फ्रांस जर्मनी के विरुद्ध अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के प्रति चिंतित था, जबकि दूसरी ओर जर्मनी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने को प्रयत्नशील था। रूर की समस्या के संबंध में दोनों देशों में एक बार पुनः मतभेद उत्पन्न हो गए। पृष्ठ 223। ये स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रथम विश्व युद्ध में हुई क्षति के लिए जर्मनी को उत्तरदायी ठहराया गया था तथा उसके ऊपर क्षतिपूर्ति की विशाल धनराशि का भुगतान भार डाल दिया गया था। चूंकि जर्मनी की आर्थिक स्थिति अधिक शोचनीय हो गई थी, इसलिए सन 1922 में उसने ये मांग की कि क्षतिपूर्ति की रकम का भुगतान करने के लिए उसको 2 वर्ष की छूट दी जाए। इंग्लैंड ने जर्मनी के प्रस्ताव का समर्थन किया, क्योंकि वो जर्मनी के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को सुधारना चाहता था। किंतु फ्रांस ने जर्मनी की मांग का कड़ा विरोध किया और विरोध स्वरूप जर्मनी के प्रसिद्ध औद्योगिक रूर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। इस घटना से जर्मनी में असंतोष उत्पन्न हो गया। रूर प्रदेश में निवास करने वाली जर्मन जनता ने वाइमर गणराज्य के प्रोत्साहन से फ्रांस के विरुद्ध असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। फ्रांस ने आंदोलनकारियों के विरुद्ध कठोर दमन नीति को अपनाया। इसी मध्य सन 1924 में जर्मनी में पीपुल्स पार्टी के संस्थापक नेता स्टेट्समैन को जर्मनी का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। वो अन्य नेताओं की तुलना में उदार था। वो मित्र राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना चाहता था। उसका उद्देश्य फ्रांस को संतुष्ट करना, वर्साय संधि की शर्तों का यथासंभव पालन करना तथा मित्र राष्ट्रों की सहानुभूति अर्जित करना था। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए स्टेट्समैन ने रूर प्रदेश के असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इस प्रकार स्टेट्समैन के सार्थक प्रयासों से रूर की समस्या का समाधान हो गया। नंबर 2, रूस के साथ संबंध। रूस के साथ संबंधों के प्रश्न पर जर्मनी की जनता में पर्याप्त मतभेद था। कुछ लोगों का मत था कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतिष्ठा को पुनः अर्जित करने के लिए रूस के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित होने चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लोग इस मत के विरुद्ध थे, क्योंकि वे रूस की साम्यवादी विचारधारा से घृणा करते थे। उनका उद्देश्य वर्साय की संधि को स्वीकार करके फ्रांस को संतुष्ट करना था। जर्मनी की सरकार ने रूस के साथ अपने संबंधों को सुधारना प्रारंभ कर दिया। सन 1922 में जर्मनी तथा रूस के मध्य रैपोलो की संधि संपन्न हुई। इसके फलस्वरूप जर्मनी का पृथक्करण समाप्त हो गया और दोनों देशों के मध्य व्यापारिक संबंध स्थापित हो गए।
इसके अतिरिक्त दोनों देशों के मध्य एक गुप्त सैनिक संधि भी संपन्न हुई, जिसके आधार पर जर्मनी के अधिकारियों को प्रतिवर्ष सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए रूस सहमत हो गया। नंबर 3, लोकार्नो समझौता। निशस्त्रीकरण की समस्या पर विचार करने के लिए अक्टूबर 1925 में स्विट्जरलैंड के लोकार्नो नामक नगर में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें इंग्लैंड, जर्मनी, पोलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, इटली और चेकोस्लोवाकिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वस्तुतः फ्रांस व जर्मनी दोनों देश एक दूसरे को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखते थे। दोनों देश एक दूसरे के आक्रमण के विरुद्ध यूरोपियन देशों से सुरक्षा की मांग कर रहे थे। इसी परिप्रेक्ष्य में लोकार्नो सम्मेलन बुलाया गया था। इस सम्मेलन में पर्याप्त विचार विमर्श के बाद 1 दिसंबर 1925 को लोकार्नो समझौता हुआ, जिसकी मुख्य शर्तें इस प्रकार से थीं। नंबर 1, इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी तथा इटली ने यह आश्वासन दिया कि वे जर्मनी व बेल्जियम तथा जर्मनी व फ्रांस के मध्य की राजनीतिक समस्याओं को उसी के रूप में सुरक्षा करेंगे जिस रूप में वर्साय संधि के अंतर्गत सीमा निश्चित की गई थी। पृष्ठ 224। नंबर 2, राइन क्षेत्र में किसी प्रकार की किलेबंदी नहीं होगी। नंबर 3, आक्रमणकारी देश के विरुद्ध सभी देश सामूहिक रूप से कार्यवाही करेंगे। नंबर 4, भविष्य में विवादों का समाधान पारस्परिक बातचीत के माध्यम से किया जाएगा। किसी प्रकार का मतभेद होने पर राष्ट्रसंघ का निर्णय सभी को मान्य होगा। नंबर 5, युद्ध की संभावना को यथासंभव टाला जाएगा। लोकार्नो समझौता को फ्रांस व जर्मनी के मध्य एक न्याय संगत समझौता माना जाता है। इस समझौते के माध्यम से फ्रांस की सुरक्षा की मांग तथा जर्मनी की वर्साय संधि को संशोधित करने की मांग के मध्य समायोजन का वातावरण बनाने का प्रयास किया गया था। इन मांगों की पूर्ति के संबंध में इंग्लैंड ने सार्थक प्रयास किया था। उसने दोनों देशों को एक दूसरे के विरुद्ध सुरक्षा का आश्वासन प्रदान किया था। लोकार्नो समझौता के महत्व के विषय में इतिहासकार C.D. हेजन ने लिखा है, यूरोप के पुनर्निर्माण के क्षेत्र में लोकार्नो संधि एक युगांतिकारी घटना थी। इंग्लैंड ने अपने ऊपर एक महान उत्तरदायित्व वहन करना स्वीकार कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में जर्मनी को पुनः प्रतिष्ठापूर्ण स्थान प्राप्त हो गया। फ्रांस भी जर्मन आक्रमण के भय से मुक्त हो गया। नंबर 4, राष्ट्रसंघ की सदस्यता। प्रारंभ में जर्मनी को राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बनाया गया क्योंकि वो पराजित देश था। लोकार्नो समझौता को लागू होने के पश्चात सितंबर 1926 में जर्मनी के प्रधानमंत्री स्ट्रेटमैन के प्रयासों से जर्मन को राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्रदान की गई। उसे राष्ट्रसंघ की कार्यकारी परिषद का भी स्थायी सदस्य बनाया गया। नंबर 5, कुछ अन्य उपलब्धियां। उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त जर्मनी के वाइमर गणराज्य को वैदेशिक मामलों में कुछ अन्य उपलब्धियां भी प्राप्त हुई थी। स्टेट्समैन के प्रयासों के फलस्वरूप सन 1927 में जर्मनी को मेडेंट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया। उसी वर्ष मित्रराष्ट्रों के आयोग ने, जो पिछले कई वर्षों से निष्क्रिय था, कार्य करना प्रारंभ कर दिया। सन 1928 में जर्मनी ने अमेरिका के साथ एक संधि की, जिसे कैलोग समझौता कहा गया। जर्मनी ने 1929 में यंग योजना को भी स्वीकार किया था। स्टेट्समैन ने राइन नदी की घाटी को खाली करने का भी पूरा प्रयास किया था, किंतु 31 अक्टूबर 1929 को उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के उपरांत कुछ वर्षों तक उसके द्वारा प्रतिपादित की गई विदेश नीति प्रभावी बनी रही। उसकी नीति के आधार पर ही 1930 में राइन नदी की घाटी को खाली कराया गया। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी में अराजकता के वातावरण में स्थापित किए गए वाइमर गणराज्य को वैदेशिक मामलों में अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ा। गणतंत्रवादियों ने उन समस्याओं को हल करने का पूरा प्रयास किया। इसी मध्य हिटलर जर्मनी की जनता में लगातार लोकप्रिय होता गया। देश में व्याप्त असंतोष का उसने पूरा लाभ उठाया। हिटलर ने जनता में गणतंत्रीय विचारधारा के विरुद्ध प्रचार किया तथा लोगों को ये समझाया कि जनता के अभावों व समस्याओं के लिए गणतंत्रीय सरकार ही दोषी है। इस प्रचार के फलस्वरूप उसकी लोकप्रियता निरंतर बढ़ती गई। उसने 1934 में गणतंत्रीय सरकार को भंग कर दिया और जर्मनी में अपनी तानाशाही सरकार की स्थापना की। पृष्ठ 225। विदेश नीति का द्वितीय चरण। हिटलर की विदेश नीति 1934 से 1945। शक्ति ग्रहण करने से पूर्व हिटलर मित्र राष्ट्रों का कटु आलोचक था। उसने अपने देश की जनता को ये वचन दिया था कि सत्ता ग्रहण करने के बाद वो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का बदला लेगा। हिटलर वर्साय की संधि का कट्टर विरोधी था और उसे आरोपित संधि
कहा करता था। उसने जनसाधारण से अपील की कि वे तन मन से उसका समर्थन करें ताकि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वो जर्मनी के खोए हुए सम्मान को फिर से स्थापित कर सके। जर्मन लोगों द्वारा हिटलर में अपना विश्वास व्यक्त किए जाने के बाद वो जर्मन राज्य का तानाशाह बन गया। सत्ता ग्रहण करने के बाद ये हिटलर का नैतिक कर्तव्य हो गया था कि वो अपने देशवासियों की इच्छाओं को पूर्ण करे तथा जर्मनी के सम्मान की पुनर्स्थापना करे। इसलिए उसने अपनी विदेश नीति को आगे बताए गए सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित किया। शक्ति का सिद्धांत। गृह नीति की तरह उसकी विदेश नीति भी शक्ति के सिद्धांत पर आधारित थी। उसे समझौते के सिद्धांत में विश्वास नहीं था। शक्ति के सिद्धांत का अवलंबन करके उसने अपनी गृह नीति और विदेश नीति के क्षेत्र में सफलता अर्जित की। विरोधी दलों और प्रतिद्वंदी देशों ने उसकी शक्ति पर अंकुश लगाने का कोई सामूहिक प्रयास नहीं किया। इसलिए उसने परिस्थिति का पूरा लाभ उठाते हुए अपनी सत्ता को जर्मनी में सुदृढ़ कर लिया। वर्साई की संधि का विरोध। जैसा कि हमें ज्ञात है, हिटलर वर्साई की संधि की शर्तों को समाप्त करना चाहता था। उसका मुख्य उद्देश्य संसार के सम्मुख जर्मनी की सैनिक सर्वोच्चता को सिद्ध करना था और ये केवल तभी संभव था जब वर्साई की संधि को समाप्त कर दिया जाए। वो राष्ट्र संघ की सदस्यता को स्वीकार करने के भी पक्ष में नहीं था। बृहत्तर जर्मनी का गठन। हिटलर बृहत्तर जर्मनी के गठन में अत्यधिक रुचि रखता था। उसकी ये धारणा थी कि उन समस्त राज्यों को जर्मनी में मिला दिया जाए जहां जर्मनी भाषा बोली जाती है तथा जहां जर्मनी संस्कृति से संबंधित लोग निवास करते हैं। दूसरे शब्दों में वो ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड आदि पर जर्मनी के अधिकार का इच्छुक था। जर्मनी को विश्व शक्ति बनाना। हिटलर अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसकी हार्दिक इच्छा थी कि जर्मनी को संसार में सबसे बड़ी शक्ति का स्थान प्राप्त हो। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो संसार के सबसे अधिक उपनिवेशों पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। इसके अतिरिक्त हिटलर यूरोप में एक ही समय में दो महाद्वीपीय शक्तियों के उदय के पक्ष में नहीं था। वो संसार का सर्वश्रेष्ठ कूटनीतिज्ञ था। वो किसी भी देश के साथ अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए युद्ध करने अथवा मित्रता करने में संकोच नहीं करता था। वो स्वयं कहा करता था, गृह नीति में तलवार का प्रयोग करके शक्ति को प्राप्त किया जाए तथा बाह्य क्षेत्र में विदेशियों से मधुर संबंध बनाए जाएं। सैनिक संगठन। हिटलर ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए मित्र राष्ट्रों से प्रतिशोध लेने के लिए अपने सैनिक संगठन मजबूत बनाना प्रारंभ किया। पृष्ठ 226। इस व्यवस्था को उसने इतनी अधिक कुशलता से गठित करने का प्रयास किया कि फ्रांस व इंग्लैंड उससे नाराज ना हो। वो इंग्लैंड के साथ मधुर व मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता था। इसलिए उसने अपनी नौसेना का विस्तार नहीं किया था। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि हिटलर की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य वर्साई की संधि तथा उसके द्वारा स्थापित पद्धति को भंग करना था। उसने अपनी विदेश नीति में उन्हीं सिद्धांतों का अवलंबन किया जिनके द्वारा वो शक्ति ग्रहण करने में सफल रहा था। उसने घोषित किया था कि जर्मनी अपनी विदेश नीति में शांति व समझौते की नीति का अवलंबन करेगा। एक बार उसने कहा था, जर्मन सरकार व जनता शांति की नीति का पालन करने के लिए संगठित है, अतः उसकी नीति भी शांति तथा समझौते की नीति है। यद्यपि हिटलर ने विदेशी देशों को अपनी विदेश नीति के संबंध में शांति और समझौते का पूर्ण आश्वासन दिया था, किंतु वो अपने शब्दों पर स्थिर नहीं रह सका। वस्तुतः हिटलर द्वारा विदेश नीति के क्षेत्र में निर्धारित सिद्धांतों को शांति और समझौते की नीति के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सका था। हिटलर की वैदेशिक उपलब्धियां। अपने सिद्धांतों एवं आदर्शों के आधार पर हिटलर विदेश नीति के क्षेत्र में निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त करने में सफल रहा। निशस्त्रीकरण सम्मेलन व राष्ट्रसंघ का परित्याग। 3 फरवरी 1932 को राष्ट्रसंघ ने निशस्त्रीकरण की समस्या पर विचार करने के लिए जिनेवा में एक निशस्त्रीकरण सम्मेलन का आयोजन किया। 57 देशों के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। वर्साई की संधि के अनुसार इसमें जर्मनी को बाध्य किया गया कि वो निम्न बिंदु तक अपना निशस्त्रीकरण करे। सम्मेलन में हिटलर ने मांग की कि जर्मनी की सैनिक शक्ति पर पहले से लगे प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया जाए अथवा मित्र राष्ट्र भी उसी सीमा तक अपना निशस्त्रीकरण करे। फ्रांस जर्मनी की इस मांग से सहमत नहीं हुआ। सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने इस समस्या को हल करने का प्रयास किया, किंतु उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। अतः 11 अक्टूबर 1933 को हिटलर ने सम्मेलन को त्याग दिया और 19 अक्टूबर 1933 को हिटलर ने घोषित किया कि जर्मनी राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं है। इस निर्णय के कारण वो उन सब प्रतिबंधों से मुक्त हो जाए जो राष्ट्रीय संघ ने उस पर लगा दिए हैं। अब वो स्वेच्छा से कोई भी कदम उठा सकता था। हिटलर द्वारा लिए गए इस निर्णय पर नवंबर में जनता की राय प्राप्त की गई और लगभग
95% जनता ने हिटलर के पक्ष में मत दिया। एक प्रसिद्ध इतिहासकार ने इस संदर्भ में लिखा है, राष्ट्रसंघ द्वारा जर्मनी में एक तरफा निशस्त्रीकरण से इन प्रयासों को प्रारंभ किया गया था और प्रयासों का अंत जर्मनी के एक तरफा निशस्त्रीकरण से हुआ था। पोलैंड से अनाक्रमण समझौता। जर्मनी और पोलैंड में लंबे समय से प्रतिद्वंद्विता चली आ रही थी, लेकिन अचानक 23 जनवरी 1934 ईस्वी को दोनों के मध्य एक समझौता हो गया, जिसका कारण दोनों देशों के परस्पर हित थे। पोलैंड अपने आप को राजनीति में अकेला अनुभव कर रहा था। वो अपनी सुरक्षा के प्रति चिंतित था। वस्तुतः पोलैंड जर्मनी और रूस की सीमा पर स्थित था। पृष्ठ 227। इन दोनों देशों में शत्रुता थी और दोनों के मध्य युद्ध अनिवार्य था। इसलिए पोलैंड ने जर्मनी के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने का निश्चय किया, क्योंकि वो रूस की तुलना में जर्मनी को अधिक शक्तिशाली समझता था। दूसरी ओर जर्मनी भी पोलैंड से मैत्री संबंध स्थापित करने का इच्छुक था, ताकि ये सिद्ध हो सके कि वो शांति की नीति का समर्थक था। वस्तुतः जर्मनी मित्र राष्ट्रों से बदला लेने का इच्छुक था, इसलिए भी वो पोलैंड से मधुर संबंध स्थापित करना चाहता था। इस प्रकार दोनों देशों ने अपनी अपनी स्थिति को दृष्टिगत करते हुए आपस में समझौता करने का निश्चय किया। इसके अनुसार दोनों ने परस्पर ये वचन दिया कि वे एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। साथ ही जर्मनी ने यह भी विश्वास दिलाया कि वो आगामी 10 वर्षों तक अपनी पूर्वी सीमाओं में कोई विस्तार या संशोधन नहीं करेगा। ऑस्ट्रिया को हड़पने का असफल प्रयास। ऑस्ट्रिया में निवास करने वाली अधिकांश जनसंख्या जर्मन राष्ट्रीयता से संबंधित थी। हिटलर ऑस्ट्रिया को जर्मनी में संयोजित करना चाहता था, किंतु वर्साय की संधि के अनुसार उस पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण वो ऐसा नहीं कर सका। अतः वो जनता को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी प्रभावपूर्ण कदम उठाना चाहता था। प्रथम महायुद्ध के बाद ऑस्ट्रियन साम्राज्य भंग हो गया था और अब केवल 6 करोड़ की जनसंख्या का एक छोटा सा देश रह गया था। ऑस्ट्रिया के लोग जर्मनी के साथ रहने के इच्छुक थे, लेकिन विजेता राष्ट्रों ने ऑस्ट्रिया के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उसने इटली के साथ आर्थिक संबंध बनाने का प्रयास किया, किंतु मित्र राष्ट्रों के प्रबल विरोध के कारण उसे इस उद्देश्य में सफलता नहीं मिली। हिटलर ने ऑस्ट्रिया में नाजीवाद के सिद्धांतों का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। ऑस्ट्रिया में निवास करने वाले नाजी दल के सदस्यों ने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए आतंकवादी तरीकों को अपनाया, किंतु ऑस्ट्रिया के तत्कालीन निरंकुश चांसलर डोल्फ्स ने नाजियों के समर्थकों को क्रूरता से कुचल दिया। उसने नाजी दल को देश की अवैध पार्टी घोषित कर दिया तथा प्रेस और सार्वजनिक भाषण पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए। जर्मनी के प्रोत्साहन पर ऑस्ट्रिया के नाजी दल ने 25 जुलाई 1934 को डोल्फ्स के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। डोल्फ्स की हत्या कर दी गई, किंतु फिर भी सेना की सहायता से विद्रोह को कुचल दिया गया। इटली के तानाशाह मुसोलिनी के विरोध के कारण हिटलर क्रांतिकारियों की कोई सहायता नहीं कर सका। मुसोलिनी ने स्पष्ट घोषित किया कि इटली हर दशा में ऑस्ट्रिया के मामलों में जर्मनी के हस्तक्षेप का विरोध करेगा। वास्तव में हिटलर इटली के साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था, अपितु वो इटली के साथ मैत्री संबंध स्थापित करना चाहता था। इसलिए हिटलर ने तुरंत ऑस्ट्रिया के नाजी क्रांतिकारियों को दिया जाने वाला समर्थन वापस ले लिया। इस प्रकार ऑस्ट्रिया के मामले में हिटलर सफलता प्राप्त नहीं कर सका। सार प्रदेश पर अधिकार। वर्साय की संधि के अनुसार सार बेसिन का प्रदेश 15 वर्ष के लिए राष्ट्रसंघ के संरक्षण के लिए दे दिया गया। ये जर्मनी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रदेश था। इसमें कोयले की अनेक खानें थीं। 1935 ईस्वी में सार प्रदेश में जनगणना की गई। लगभग 90% जनता ने जर्मनी के पक्ष में मतदान किया। इसलिए 1 मार्च 1935 को ये प्रदेश पुनः जर्मनी को वापस कर दिया गया। अनिवार्य सैनिक सेवा की घोषणा। जिनेवा में निःशस्त्रीकरण सम्मेलन की असफलता के बाद हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता को त्याग दिया और अब वो स्वेच्छा से सैनिक संख्या को बढ़ा सकता था। पृष्ठ 228। उसने 16 मार्च 1935 को घोषित किया कि मित्र राष्ट्रों ने निःशस्त्रीकरण के क्षेत्र में कोई प्रभावशाली कार्य नहीं किया है, अतः जर्मनी के लिए भी वर्साय की संधि की निःशस्त्रीकरण की धारा का पालन करना अनिवार्य नहीं था। उसने राष्ट्रसंघ के परित्याग के बाद प्रत्येक जर्मनवासी के लिए सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी। उसने ये भी घोषित किया कि उसका उद्देश्य इंग्लैंड और फ्रांस की समकक्ष हवाई सेना रखना है। फिर भी उसने ये आश्वासन दिया कि ऐसा करके भी उसका उद्देश्य किसी देश पर आक्रमण करना नहीं है। हिटलर का मत था कि वो सैनिक शक्ति का विकास केवल अपनी आत्मसुरक्षा के लिए कर रहा है। परंतु मित्र राष्ट्र जर्मनी की घोषणा से भयभीत हो गए थे और इसलिए उन्होंने स्विट्जरलैंड के स्ट्रेसा नामक स्थान पर एक सम्मेलन किया और हिटलर के कार्यों की निंदा की।
स्ट्रेसा सम्मेलन की कार्यवाही की राष्ट्र संघ ने भी पुष्टि की, किंतु इससे जर्मनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इंग्लैंड के साथ नौसैनिक समझौता। इंग्लैंड और फ्रांस का जर्मनी के प्रति परस्पर विरोधी दृष्टिकोण था। इंग्लैंड चाहता था कि जर्मनी के प्रति उदार नीति का अवलंबन किया जाए और जर्मनी को अपने सम्मान को फिर से स्थापित करने का अवसर प्रदान किया जाए। दूसरी ओर हिटलर भी इंग्लैंड के साथ मधुर संबंध बनाने का इच्छुक था। अतः अंततः इंग्लैंड व जर्मनी के मध्य जून 1935 में एक नौसैनिक समझौता हो गया, जिसके अनुसार जर्मनी को इंग्लैंड की जल सेना के 35% तक जल शक्ति बढ़ाने का अधिकार दिया गया। उसे अपने पड़ोसी राज्यों के बराबर हवाई सेना रखने का भी अधिकार दिया गया। इस समझौते के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड ने जर्मनी के निर्णय की पुष्टि कर दी, जो उसने वर्साई की संधि के विरोध में लिया था। किंतु यह समझौता पूरी तरह से स्ट्रेसा सम्मेलन के निर्णयों के विरुद्ध था। साथ ही वर्साई की संधि के भंग हो जाने के कारण राष्ट्र संघ की अत्यधिक बदनामी हुई। इससे वॉशिंगटन समझौता व स्ट्रेसा सम्मेलन के निर्णय भी प्रभावित हुए, परंतु इससे फ्रांस व रूस तथा फ्रांस व इटली के गठबंधन को बल मिला। राइन प्रदेश का दुर्गीकरण। वर्साई की संधि के अनुसार जर्मनी ने वचन दिया था कि राइन प्रदेश में वो न तो सेना रखेगा और न ही वहां का दुर्गीकरण करेगा, लेकिन वास्तव में इस क्षेत्र पर वो अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। उस समय यूरोप में केवल 3 बड़ी शक्तियां थीं जो जर्मनी का विरोध कर सकती थीं। ये शक्तियां इंग्लैंड, फ्रांस और इटली थीं। इटली असंतुष्ट था क्योंकि अबिसिनिया के प्रश्न पर इंग्लैंड और फ्रांस से उसे वांछित सहयोग प्राप्त नहीं हुआ था। इंग्लैंड व जर्मनी में एक नौसैनिक समझौता हो गया था। इससे दोनों के मध्य मधुर संबंध स्थापित हो गए थे। इस प्रकार फ्रांस ही एकमात्र ऐसा देश था जो जर्मनी का विरोध कर सकता था। फ्रांस में होने वाले आम चुनावों के अवसर पर हिटलर को अपनी इच्छाओं को फलीभूत करने का एक उपयुक्त अवसर प्राप्त हुआ। 7 मार्च 1936 को उसने राइन प्रदेश में अपनी सेनाएं भेज दी और किलेबंदी का कार्य प्रारंभ किया। हिटलर का ये कार्य वर्साई की संधि और लोकार्नो समझौते की धाराओं का विरोधी था। राइन प्रदेश के दुर्गीकरण का परिणाम ये हुआ कि फ्रांस पोलैंड के साथ तथा दक्षिण पूर्वी यूरोप के अन्य देशों के साथ संबंध नहीं बनाए रख सका। इसलिए फ्रांस द्वारा जर्मनी का विरोध करना अत्यंत स्वाभाविक था, परंतु उसे इस कार्य में इंग्लैंड का सहयोग प्राप्त नहीं था। इंग्लैंड को यह विश्वास था कि एक न एक दिन जर्मनी अपनी सेनाएं राइन प्रदेश में अवश्य भेजेगा। जहां तक इंग्लैंड की नीति का प्रश्न है, हेजेन नामक प्रसिद्ध इतिहासकार ने लिखा भी है, ब्रिटेन की दृष्टि में राइन प्रदेश का सैनिकीकरण करके जर्मनी ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया था, किंतु ये ऐसा कदम नहीं था जो प्रथम महायुद्ध को निमंत्रण देता। पृष्ठ 229। इसलिए इंग्लैंड ने जर्मनी के इन कार्यकलापों को गंभीरता से नहीं लिया। हिटलर ने मित्र राष्ट्रों के आंतरिक विघटन का पूरा लाभ उठाया। इंग्लैंड और फ्रांस ने हिटलर के बढ़ते हुए कदमों पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रयास नहीं किया। इंग्लैंड के तटस्थ दृष्टिकोण को देखते हुए राष्ट्रसंघ हिटलर के विरुद्ध निंदा का प्रस्ताव तक पारित नहीं कर सका। इस प्रतिक्रिया के संबंध में प्रसिद्ध इतिहासकार हेजेन ने अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है, जर्मनी द्वारा राइन प्रदेश के सैनिकीकरण की विभिन्न देशों में अलग अलग प्रतिक्रिया हुई। पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया इससे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए और उन्होंने सैनिक कार्रवाई की इच्छा व्यक्त की, किंतु वे इस कार्य में ब्रिटेन व फ्रांस की सहायता प्राप्त करने के इच्छुक थे, परंतु इंग्लैंड व फ्रांस इसके लिए आतुर नहीं थे। निसंदेह फ्रांस के लिए खतरा बढ़ गया था, किंतु इंग्लैंड की दृष्टि में इसका कोई विशेष महत्व नहीं था। स्पेन में गृह युद्ध। अबिसिनिया के युद्ध के बाद इटली ने फ्रांस व इंग्लैंड के साथ अपना संपर्क समाप्त कर दिया और उसने जर्मनी के साथ निकट के संबंध स्थापित किए। ये निकटता स्पेन के गृह युद्ध के परिणाम स्वरूप और अधिक घनिष्ठ हो गई। 1931 ईस्वी में स्पेन में गणतंत्र की घोषणा की गई। 1935 ईस्वी में फ्रैंको के नेतृत्व में स्पेन के रूढ़िवादियों ने गणतंत्रात्मक सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिससे स्पेन के रूढ़िवादियों और गणतंत्रवादियों के बीच गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। इटली और जर्मनी ने फ्रैंको का समर्थन किया, जबकि रूस ने गणतंत्रवादियों का साथ दिया। यद्यपि यूरोप के विभिन्न देशों ने इंग्लैंड और फ्रांस के प्रयासों से स्पेन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया था, फिर भी किसी भी देश ने वास्तविक रूप से इसका पालन नहीं किया। यद्यपि जर्मनी, इटली और रूस ने स्पेन के गृह युद्ध में रुचि न ली होती, तब उसका शीघ्र अंत हो जाता, किंतु यूरोप की शक्तियों के हस्तक्षेप ने इसके परिणामों को परिवर्तित कर दिया। गणतंत्रवादी इस गृह युद्ध में बुरी तरह पराजित हुए और स्पेन में जनरल फ्रैंको की तानाशाही की स्थापना हो गई।
इस संदर्भ में हेजन ने लिखा है, स्पेन के गृह युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये हुआ कि जर्मनी व इटली एक दूसरे के अधिक निकट आ गए और जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया के संबंध भी पहले से ही अच्छे हो गए। रोम बर्लिन टोक्यो धुरी का निर्माण। प्रारंभ में इटली जर्मनी का विरोधी था। उसने जर्मनी द्वारा ऑस्ट्रिया पर अधिकार किए जाने का भी विरोध किया था, किंतु अबिसिनिया के युद्ध के बाद दोनों के मध्य एक नए अध्याय का श्री गणेश हुआ। पृष्ठ 230। इस युद्ध में एवं स्पेन के गृह युद्ध के कारण दोनों देश एक दूसरे के समीप आ गए तथा 21 अक्टूबर 1936 को जर्मनी व इटली के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार जर्मनी ने अबिसिनिया पर इटली के प्रभाव की पुष्टि कर दी और इटली ने हिटलर को ऑस्ट्रिया को जर्मनी साम्राज्य में मिला देने की अनुमति दे दी। हिटलर रूस का भी कट्टर विरोधी था, इसलिए उसने 25 नवंबर 1936 को जापान के साथ एंटी कोमर्टिन पैक्ट नामक एक समझौता कर लिया। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य रूस की साम्यवादी विचारधारा का विरोध करना था। इटली ने भी 6 नवंबर 1937 ईस्वी को इस पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक रंगमंच पर रोम बर्लिन टोक्यो धुरी की स्थापना हो गई। कालांतर में कुछ और देशों स्पेन, हंगरी आदि ने भी इसे स्वीकार कर लिया। इसका गठन इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के विरोध में किया गया था। इस संदर्भ में इटली के तानाशाह मुसोलिनी ने कहा था, हमने एक महान कदम उठाया है, हमने रोम बर्लिन टोक्यो धुरी की स्थापना की है। यह यूरोप के एकीकरण की पद्धति का प्रारंभ है। ऑस्ट्रिया को हड़पना। 1934 ईस्वी में इटली के विरोध के कारण हिटलर जर्मनी को हड़प नहीं सका था, किंतु अबिसिनिया के युद्ध के बाद स्थिति में तेजी से परिवर्तन हुआ। इटली जर्मनी का घनिष्ठ मित्र बन गया। परिस्थितियों को अपने अनुकूल पाकर हिटलर ने ऑस्ट्रिया के चांसलर शुशनिक को 12 फरवरी 1938 ईस्वी को अपने निवास पर आमंत्रित किया और उस पर दबाव डाला कि वो जाइसिंग क्वार्ट नामक नाजी नेता को ऑस्ट्रिया का गृह मंत्री नियुक्त करे। यह 1931 ईस्वी की संधि का पूर्ण उल्लंघन था, जिसके अंतर्गत जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को यह विश्वास दिलाया था कि वो उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जब ऑस्ट्रिया के चांसलर ने हिटलर की इस मांग का विरोध किया, तब उसने उसे युद्ध की धमकी दी। अतः उसने जाइसिंग क्वार्ट को अपना गृह मंत्री नियुक्त कर लिया। तत्पश्चात ऑस्ट्रिया में निवास करने वाले नाजियों को प्रजातंत्रात्मक सरकार के विरुद्ध विद्रोह के लिए प्रोत्साहित किया गया। शुशनिक के लिए देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखना कठिन हो गया। नाजी लोग जर्मनी में ऑस्ट्रिया के विलय की मांग करने लगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ऑस्ट्रिया के चांसलर ने जनमत संग्रह का आदेश दिया, जो 13 मार्च 1838 ईस्वी को होना था। इटली इसे सहन नहीं कर सका। उसने ऑस्ट्रिया के चांसलर को जनमत संग्रह की तिथि को स्थगित करने, अपना त्यागपत्र देने और कैबिनेट के 2/3 सीटों पर नाजी दल के सदस्यों को नियुक्त करने का आदेश दिया। इसी के साथ साथ जर्मनी सेना ने ऑस्ट्रिया की ओर मार्च करना प्रारंभ कर दिया। शुशनिक ने जनमत संग्रह की तिथि को स्थगित कर दिया और अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। 12 मार्च 1938 ईस्वी को जर्मन सेनाओं ने ऑस्ट्रिया में प्रवेश किया और बिना एक भी गोली चलाए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में प्रवेश किया। इस प्रकार बिना युद्ध लड़े केवल भय दिखाकर हिटलर ने ऑस्ट्रिया को जर्मनी में सम्मिलित कर लिया। मित्र राष्ट्रों ने हिटलर के प्रयत्नों पर अंकुश लगाने का कोई प्रयास नहीं किया। एक प्रसिद्ध इतिहासकार ने लिखा है, वफादार विधवाओं की भांति मित्र राष्ट्र रोते और चिल्लाते रहे, परंतु किया कुछ भी नहीं। ऑस्ट्रिया के साथ किया गया ये बलात्कार यूरोप के इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। इंग्लैंड के नेता चर्चिल ने घोषित किया था, जर्मनी का वियना पर आधिपत्य नाजियों के लिए दक्षिण पूर्वी यूरोप के सभी मार्गों को उन्मुख कर देता, जिसमें जल मार्ग, रेल मार्ग व आवागमन के अन्य साधन भी सम्मिलित हैं, तथा ये उसे पूर्ण सैनिक व आर्थिक नियंत्रण भी प्रदान करता है। पृष्ठ 231। चेकोस्लोवाकिया का विघटन। 10 सितंबर 1919 ईस्वी को सेंट जर्मन की संधि के फलस्वरूप चेकोस्लोवाकिया का निर्माण हुआ था। बोहेमिया, मोराविया तथा साइलेसिया और स्लोवाकिया के कुछ भागों को संयुक्त करके चेकोस्लोवाकिया का गठन किया गया था। यहाँ एक आदर्श प्रजातंत्रात्मक राज्य की स्थापना की गई थी। इससे यूरोप में चेकोस्लोवाकिया की शान और सम्मान में वृद्धि हुई। उसने अपने पड़ोसी राज्यों यूगोस्लाविया और रोमानिया के साथ लघु समझौता कर लिया। इन तीनों राज्यों का मुख्य उद्देश्य हंगरी में हैब्सबर्ग वंश की स्थापना की संभावनाओं को समाप्त करना था। बोहेमिया ने चेकोस्लोवाकिया के विशाल क्षेत्र पर प्रभाव स्थापित कर लिया था, जिसमें लगभग 3.2 करोड़ जर्मन निवास करते थे। उन्हें
सुडेटन जर्मन कहा जाता था। यद्यपि वे अल्पसंख्या में थे, किंतु उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा बहुसंख्यक लोगों की तुलना में अधिक अच्छी थी। उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा में समानता का अधिकार एवं संसद में प्रतिनिधित्व आदि सभी अधिकार प्राप्त थे। अपनी अच्छी स्थिति के बाद भी सुडेटन जर्मनी चेकोस्लोवाकिया की सरकार के कारण अप्रसन्न थे, क्योंकि नंबर 1, प्रशासन के महत्वपूर्ण एवं उच्च पदों पर चेको को ही नियुक्त किया जाता था। जर्मन इस अधिकार से वंचित थे। नंबर 2, चेकोस्लोवाकिया के गठन के समय जर्मन जमींदारों को अपनी भूमि से हाथ धोना पड़ा था। इसके लिए उनकी भी कोई क्षतिपूर्ति नहीं की गई थी। नंबर 3, सन 1929 से 1932 ईस्वी के मध्य जर्मन मजदूरों की आर्थिक दशा आर्थिक संकट के कारण अत्यंत गिर गई थी। नंबर 4, सुडेटन लैंड जर्मनी के सीमांत प्रदेश पर स्थित था, इसलिए वहां के निवासी उसका जर्मनी में संयोजन चाहते थे। जर्मनी में नाजी दल के उदय के साथ साथ चेकोस्लोवाकिया में एक सुडेटन जर्मन राजनीतिक दल का गठन किया गया था, जो शीघ्र शक्तिशाली बन गया था। हिटलर ने भी इस दल को प्रोत्साहन प्रदान किया। उसने आवश्यकता पड़ने पर इस दल को आर्थिक सहायता व राय प्रदान की। वो अंततः चेकोस्लोवाकिया को जर्मनी में सम्मिलित करना चाहता था, ताकि वहां के लोग हिटलर के सहायक हो सकें। चेकोस्लोवाकिया का अपहरण करना हिटलर के लिए अत्यंत अनिवार्य था, क्योंकि नंबर 1, भौगोलिक एवं सैनिक दृष्टिकोण से चेकोस्लोवाकिया की स्थिति का अत्यधिक महत्व था। नंबर 2, चेकोस्लोवाकिया के पास एक विशाल और संगठित सेना थी। हिटलर उसकी सैनिक शक्ति से ईर्ष्या करता था। नंबर 3, चेकोस्लोवाकिया की सरकार के फ्रांस व रूस के साथ मधुर संबंध स्थापित हो गए थे और ये दोनों हिटलर के कट्टर शत्रु थे। पृष्ठ 232। नंबर 4, चेकोस्लोवाकिया राष्ट्रसंघ का कट्टर अनुयायी था, जबकि हिटलर को इससे कोई सहानुभूति नहीं थी। नंबर 5, हिटलर प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था से घृणा करता था, किंतु चेकोस्लोवाकिया में प्रजातंत्रात्मक सरकार थी। हिटलर का आक्रामक दृष्टिकोण। हिटलर की प्रेरणा से प्रसिद्ध सुडेटन नेता हिनालिन ने 24 अप्रैल 1938 ईस्वी में सरकार के सम्मुख अपना 8 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसके अंतर्गत उसने मांग की कि स्वायत्तता का अधिकार सभी राज्यों को प्रदान किया जाए, जहां सुडेटन जर्मन बहुसंख्या में रहते थे। इतना ही नहीं, उसने ये भी मांग की कि चेकोस्लोवाकिया की सरकार को फ्रांस के साथ अपने संबंध तोड़ देने चाहिए और उसे जर्मनी के साथ नजदीकी संबंध स्थापित करने चाहिए। मई 1938 ईस्वी में हिटलर ने जर्मन सेनाओं को चेकोस्लोवाकिया की सीमा पर एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया। युद्ध के खतरे को देखकर चेकोस्लोवाकिया की सरकार ने भी तैयारियां करनी प्रारंभ कर दी। इसी बीच इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने भी जर्मनी को चेतावनी दी कि वो चेकोस्लोवाकिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे, अन्यथा सभी लोग उसका विरोध करेंगे। हिटलर एक दूरदर्शी कूटनीतिज्ञ था। उसने मित्र राष्ट्रों को आश्वासन दिया कि उसका चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण करने का कोई विचार नहीं था, परंतु उसके आश्वासन में झूठ और चालाकी भरी हुई थी और वो समुचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। सितंबर 1938 ईस्वी में हिनालिन और सुडेटन जर्मन दल ने सरकार के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। हिटलर ने अल्पसंख्यक सुडेटन लोगों को अपना सहयोग व समर्थन देने की घोषणा की। सुडेटन जर्मन चेकोस्लोवाकिया का शीघ्र विघटन चाहते थे, किंतु सरकार ने सुडेटन जर्मन लोगों के विद्रोह को कुचल दिया। हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया की सरकार की दमनात्मक व्यवस्था की अखबारों द्वारा कटु आलोचना की। उसने चेकोस्लोवाकिया की सीमाओं पर जर्मन सेनाओं की संख्या को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चैम्बरलेन हिटलर से मिला और तब हिटलर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सुडेटनलैंड को जर्मनी में सम्मिलित कर दिया जाए। चैम्बरलेन ने उसे अपनी मांग पर पुनः विचार करने का परामर्श दिया। कालांतर में इंग्लैंड और फ्रांस की सरकारों ने चेकोस्लोवाकिया की सरकार को हिटलर की मांग को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। 23 सितंबर को चैम्बरलेन पुनः हिटलर से मिला और उसे बताया कि चेकोस्लोवाकिया जर्मन को सुडेटनलैंड देने को तैयार है, परंतु उसे ये देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि हिटलर ने इस बीच अपनी मांगों में और वृद्धि कर ली थी। अब उसने ये मांग की कि चेकोस्लोवाकिया के कुछ और प्रदेश भी उसे प्रदान किए जाएं। चेकोस्लोवाकिया ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, पर हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण की धमकी दी। म्यूनिख समझौता। इन परिस्थितियों में यह निर्णय लिया गया कि 28 सितंबर 1938 को म्यूनिख में एक सम्मेलन किया जाए। वस्तुतः न तो मित्र राष्ट्रों और न ही चेकोस्लोवाकिया हिटलर के विरुद्ध संघर्ष के लिए तैयार था, इसलिए उन्होंने हिटलर के लिए तुष्टीकरण की नीति का अवलंबन किया। 4 महाशक्तियों इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया।
चेकोस्लोवाकिया के किसी भी प्रतिनिधि को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया। विचार विमर्श के बाद 29 सितंबर को मित्र राष्ट्र एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गए। पृष्ठ 233। इसे यूरोप के इतिहास में म्यूनिख समझौते के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रमुख धाराएं इस प्रकार से थीं। नंबर 1, जर्मनी को 10 दिन के अंदर चेकोस्लोवाकिया के 4 सीमावर्ती प्रदेशों पर अधिकार करने की आज्ञा प्रदान की गई। नंबर 2, चेकोस्लोवाकिया की सरकार को सुडेटनलैंड के समस्त राजनीतिक बंदियों को मुक्त करने का आदेश दिया गया। ये प्रदेश भी जर्मनी को दे दिया गया। नंबर 3, समस्त सुडेटनलैंड के हस्तांतरण संबंधी महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और चेकोस्लोवाकिया के सदस्यों के एक कमीशन का गठन किया गया। नंबर 4, चेकोस्लोवाकिया में निवास करने वाले समस्त पोल व हंगेरियन लोगों की समस्याओं को हल किया जाएगा। यदि आवश्यकता हुई तब 4 महाशक्तियां इसके लिए भी एक सम्मेलन का आयोजन करेंगी। नंबर 5, इंग्लैंड व फ्रांस चेकोस्लोवाकिया के शेष बचे भाग की सुरक्षा की गारंटी देंगे। म्यूनिख समझौते की धाराओं के अनुसार 1 अक्टूबर 1938 ईस्वी को हिटलर ने सुडेटनलैंड में अपनी सेनाएं भेजकर वहां अधिकार कर लिया। हिटलर की सफलता से पोलैंड और हंगरी को भी प्रोत्साहन प्राप्त हुआ और उन्होंने क्रमशः तेरोन और स्लोवाकिया के दक्षिणी भाग पर अधिकार कर लिया। म्यूनिख पैक्ट का आलोचनात्मक मूल्यांकन। म्यूनिख समझौता यूरोप के इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इस समझौते की धाराओं ने तत्कालीन राजनीति पर विशेष प्रभाव डाला। विभिन्न इतिहासकारों और राजनीतिज्ञों ने म्यूनिख सम्मेलन व समझौते की अत्यधिक आलोचना की है। उनमें से अधिकांश की मान्यता है कि म्यूनिख समझौता तुष्टीकरण की नीति की पराकाष्ठा थी। अपने मत के समर्थन में उन्होंने आगे बताए गए तर्क प्रस्तुत किए हैं। नंबर 1, म्यूनिख समझौते का आयोजन चेकोस्लोवाकिया की समस्या को हल करने के लिए किया गया था, किंतु इस समझौते की सबसे बड़ी बात थी कि इसमें भाग लेने के लिए चेकोस्लोवाकिया के ही प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया गया। इस प्रकार ये एक तरफा समझौता था और चेकोस्लोवाकिया को इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया था। नंबर 2, चेकोस्लोवाकिया को अपने लगभग 1/3 क्षेत्र से हाथ धोना पड़ा था। ये सब प्रदेश अपनी किलेबंदी के लिए प्रसिद्ध थे और उसके महत्वपूर्ण कारखानों के केंद्र थे। नंबर 3, इस समझौते के परिणाम स्वरूप जर्मनी का चेकोस्लोवाकिया के 15% कांच उद्योग, 59% कपड़ा उद्योग तथा 33% औद्योगिक जनसंख्या पर अधिकार स्थापित हो गया। नंबर 4, फ्रांस व इंग्लैंड द्वारा चेकोस्लोवाकिया को उसकी सुरक्षा हेतु दिया गया आश्वासन व्यर्थ सिद्ध हुआ। नंबर 5, राष्ट्र संघ चेकोस्लोवाकिया की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर सका। इससे उसके सम्मान को भी ठेस लगी। नंबर 6, म्यूनिख समझौते ने मित्र राष्ट्रों और रूस के बीच एक भयंकर शत्रुता उत्पन्न कर दी। रूस को म्यूनिख समझौते में आमंत्रित नहीं किया गया था, इसलिए भविष्य में उसने जर्मनी के बाद घनिष्ठ संबंध बनाने का प्रयास किया। 23 अगस्त 1939 ईस्वी को रूस और जर्मनी के मध्य नाजी सोवियत अनाक्रमक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। पृष्ठ 234। नंबर 7, म्यूनिख समझौता मित्र राष्ट्रों की तुष्टीकरण की नीति का परिणाम था। वे हिटलर की आक्रामक नीति पर नियंत्रण नहीं रख सके। इसके अतिरिक्त इस समझौते के फलस्वरूप सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांतों को भी धक्का लगा। शूमा ने लिखा है, म्यूनिख समझौता तुष्टीकरण की नीति की पराकाष्ठा और पश्चिम के प्रजातंत्रों के लिए मृत्यु का वारंट था। ये सामूहिक सुरक्षा के पतन का प्रतीक था। नंबर 8, चेकोस्लोवाकिया के विघटन ने पोलैंड की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न कर दिया था। इस प्रकार म्यूनिख समझौता हिटलर की नीतियों की महान सफलता था। यह हिटलर की आक्रामक नीति का प्रतीक था। इसमें मित्र राष्ट्रों की भी भीरू प्रवृत्ति और निष्क्रियता का भी दिग्दर्शन होता था। एक विद्वान ने म्यूनिख समझौते को एक सर्वाधिक महान और आसान विजय बताया है, जिसे आक्रामक सैनिकवादी नीति के द्वारा प्राप्त किया गया हो। इंग्लैंड और फ्रांस ने युद्ध को टालने के लिए अपमानजनक समझौते को स्वीकार कर लिया था, किंतु उन्हें अपने मंतव्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई। वे हिटलर को संतुष्ट नहीं कर सके। इसके विपरीत उन्होंने हिटलर को संतुष्ट करके उसे प्रोत्साहन प्रदान किया। हिटलर अत्यंत चतुर और दूरदर्शी कूटनीतिज्ञ था। उसने धीरे धीरे अपनी मांगों को बढ़ाया और मित्र राष्ट्रों की कमजोरियों और विघटन का लाभ उठाया। इस संदर्भ में हेजेन ने लिखा है, म्यूनिख की नीति और म्यूनिख से पूर्व इंग्लैंड व फ्रांस द्वारा अपनाई गई नीति इतिहास में तुष्टीकरण की नीति के नाम से जानी जाती है और उसकी कटु आलोचना की जाती है। यह स्पष्ट है कि उन्होंने जर्मनी के उद्देश्यों का मूल्यांकन करने में भारी गलती की थी। उनकी ये गलती तब और भी स्पष्ट हो गई जब मार्च 1939 ईस्वी में हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के शेष भाग पर भी अधिकार कर लिया। इस आलोचना के बाद भी इंग्लैंड के चैम्बरलेन ने इस समझौते पर संतोष व्यक्त करते हुए घोषित किया,
ये हमारे देश के इतिहास में दूसरा अवसर है कि हम जर्मनी से डाउनिंग स्ट्रीट ससम्मान शांति लाए हैं। मुझे विश्वास है कि ये हमारे युग की शांति है। लेकिन इंग्लैंड के प्रसिद्ध नेता चर्चिल ने चैम्बरलेन की नीति की कटु आलोचना की। उसने म्यूनिख समझौते के संबंध में ये घोषित किया, ब्रिटेन और फ्रांस को युद्ध और अपमान में से एक को चुनना था। उन्होंने अपमान को चुना, युद्ध उन्हें करना पड़ेगा। पृष्ठ 235। चर्चिल की ये घोषणा सत्य सिद्ध हुई। मित्र राष्ट्रों को हिटलर की आक्रमणात्मक नीति पर अंकुश लगाने के लिए युद्ध की घोषणा करनी पड़ी। इसे द्वितीय महायुद्ध के नाम से जाना जाता है। चेकोस्लोवाकिया का पूर्ण पतन। म्यूनिख सम्मेलन में हिटलर ने मित्र राष्ट्रों को आश्वासन दिया था कि वो भविष्य में चेकोस्लोवाकिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा तथा सम्मेलन के निर्णयों का पालन करेगा। हिटलर ने स्वयं कहा था, मैंने मिस्टर चैम्बरलेन को ये आश्वासन दिया है और अब मैं भी इस पर बल देता हूँ कि जब इस समस्या का हल हो जाएगा, जर्मनी के पास और कोई सीमांत समस्या नहीं होगी। मैं चेकोस्लोवाकिया के मामले में और हस्तक्षेप नहीं करूंगा और मैं इसकी गारंटी करता हूं। हम और चेकों को प्राप्त करने के इच्छुक नहीं हैं, परंतु हिटलर अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वो केवल म्यूनिख समझौते से संतुष्ट नहीं हो सकता था। उसका उद्देश्य संपूर्ण चेकोस्लोवाकिया में अपने प्रभुत्व को बढ़ाना था। शीघ्र ही उसने अपने पहले से दिए गए वचन को भंग कर दिया। उसके प्रोत्साहन पर स्लोवाकिया और रुथेनिया नाम से दो बचे हुए चेकोस्लोवाकिया के राज्यों ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। चेकोस्लोवाकिया में चारों ओर अराजकता फैल गई, इसलिए हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति को वार्तालाप के लिए बर्लिन बुलाया और उसे कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया, जिसका तात्पर्य चेकोस्लोवाकिया का पूर्ण विलय था। 14 मार्च 1939 ईस्वी को राष्ट्रपति को इन कागजों पर हस्ताक्षर करने पड़े। अगले दिन नाजी सेना ने चेकोस्लोवाकिया में प्रवेश किया और सरलता से वहां पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। हिटलर ने अत्यंत हर्ष से घोषित किया, चेकोस्लोवाकिया का अब कोई अस्तित्व शेष नहीं रहा है। यूरोप के मानचित्र से चेकोस्लोवाकिया के विलोम का महाद्वीप की राजनीति पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड ने म्यूनिख सम्मेलन में की गई अपनी गलती को महसूस किया। चैम्बरलेन ने भी हिटलर की नीति की कटु आलोचना की। उसने तुष्टीकरण की नीति के परित्याग का निश्चय किया और फ्रांस, रूस व पोलैंड से प्रार्थना की कि वे संयुक्त रूप से हिटलर की तानाशाही पर अंकुश लगाने के लिए सामने आए। चैम्बरलेन ने हिटलर की आलोचना करते हुए लिखा, जनसाधारण की राय को जर्मनी की वर्तमान सरकार से सबसे गहरा धक्का लगा है। इससे पूर्व कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हिटलर ने रीश में एक गैर जर्मन जाति के व्यक्ति को सम्मिलित करके अपने सिद्धांत का स्वयं उल्लंघन कर दिया है। उसने सिद्धांततः म्यूनिख के आश्वासनों तथा इंग्लैंड से भावी प्रश्न को तय करने की नीति को त्याग दिया है। पृष्ठ 236। हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण व द्वितीय महायुद्ध। चेकोस्लोवाकिया के विलोम के परिणाम स्वरूप पोलैंड राज्य की सीमाओं के तीन ओर जर्मन राज्य की सीमाएं संयुक्त हो गई थीं, जो पोलैंड के अस्तित्व के लिए एक भयंकर खतरा था। मार्च के अंत में हिटलर ने मांग की कि पोलैंड तुरंत डेंजिंग का प्रदेश जर्मनी को वापस करे तथा पोलिश गलियारे में जर्मनी को भी मार्ग प्रदान करे, ताकि जर्मनी का पूर्वी प्रशा से संपर्क स्थापित हो सके। किंतु पोलैंड की सरकार ने स्पष्ट शब्दों में हिटलर की इस मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस पर जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करने की तैयारी करना प्रारंभ कर दिया। जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है, इंग्लैंड ने तुष्टीकरण की नीति के परित्याग की घोषणा कर दी और सैनिक शक्ति के आधार पर हिटलर की आक्रामक नीति का प्रतिरोध करने का निश्चय कर लिया था। 31 मार्च को चैम्बरलेन ने पोलैंड की सुरक्षा का निम्नलिखित शब्दों में आश्वासन दिया। उस घटना में जो पोलैंड की स्वतंत्रता को खतरा उत्पन्न करता है और जिसका पोलैंड की सरकार अपनी सेना के साथ विरोध करती है, इंग्लैंड की सरकार पोलैंड को सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य होगी। चैम्बरलेन द्वारा दिया गया उपर्युक्त आश्वासन इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि इंग्लैंड की विदेश नीति में परिवर्तन आना प्रारंभ हो गया था। इंग्लैंड के बदलते हुए दृष्टिकोण को देखकर हिटलर ने रूस के साथ एक संधि 23 अगस्त 1939 ईस्वी को कर ली थी, जो अनाक्रमण समझौते के नाम से जानी जाती थी, जिसके अनुसार दोनों देशों ने एक दूसरे को ये वचन दिया था कि वे एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक नीति का अवलंबन नहीं करेंगे। इस समझौते के परिणाम स्वरूप जर्मनी की पूर्वी सीमा पूर्णतया सुरक्षित हो गई थी और अब वो पूरी शक्ति के साथ पोलैंड पर आक्रमण कर सकता था। रूस के साथ अनाक्रामक समझौते के होने के बाद हिटलर ने स्पष्ट रूप से ये घोषित किया कि पोलैंड पर आक्रमण से इंग्लैंड के हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
परंतु उसने ये भी स्पष्ट किया कि वो अपने जर्मन हितों का त्याग नहीं करेगा और डेजिंग और पोलिश गलियारे में निहित है। उसने इंग्लैंड को राय दी कि वो जर्मनी या पोलैंड के मामले में हस्तक्षेप न करे। सितंबर 1939 ईस्वी की सुबह हिटलर ने अपनी सेनाओं को पोलैंड पर आक्रमण करने के लिए आदेश दिया और जर्मन सेनाओं ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। पोलैंड की सेना ने बहादुरी से मुकाबला किया। इंग्लैंड की सरकार ने भी हिटलर को चेतावनी दी कि वो तुरंत पोलैंड से अपनी सेना को वापस बुला ले, अन्यथा ये पोलैंड की सहायता के लिए अपनी सेना भेजने के लिए बाध्य होगा। हिटलर ने इंग्लैंड की इस चेतावनी का कोई उत्तर नहीं दिया। फलतः 3 सितंबर 1939 ईस्वी को 11:15 पे इंग्लैंड ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार दूसरी बार यूरोप में महायुद्ध की ज्वाला धधक उठी, जिसके लिए जर्मनी की तानाशाही सरकार बहुत सीमा तक उत्तरदायी थी। युद्ध के प्रारंभ में तथा सन 1942 के पूर्वार्ध तक धुरी राष्ट्र अर्थात जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जापान आदि को विजय प्राप्त हुई, किंतु उसके पश्चात उनकी विजय यात्रा अवरुद्ध हो गई। मित्र राष्ट्रों के पक्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा ने राजनीतिक परिस्थिति को एकदम बदल दिया। अब मित्र राष्ट्रों के समक्ष धुरी राष्ट्रों की शक्ति असहाय प्रतीत होने लगी। अंततः 2 मई 1945 को जर्मनी की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया, किंतु इससे पूर्व 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी। पृष्ठ 237। नंबर 4, इटली की विदेश नीति। ये स्पष्ट किया जा चुका है कि पेरिस शांति सम्मेलन के निर्णयों से इटली वासियों में तीव्र असंतोष, अपमान तथा हीनता की भावना व्याप्त हो गई थी। मुसोलिनी अपने देशवासियों की भावनाओं को भली भांति समझता था, इसलिए उसने हीनता व अपमान की भावना को मिटाने तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इटली की प्रतिष्ठा को स्थापित करने का निश्चय किया। वो इटली की तत्कालीन राजनीतिक सीमाओं से संतुष्ट नहीं था। वो अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसकी विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य विशाल साम्राज्य की स्थापना करना था। वो भली भांति जानता था कि युद्ध के बिना साम्राज्य का विस्तार नहीं हो सकता। वह युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहता था। वो कहता था, युद्ध ही एकमात्र ऐसा साधन है जो मानवीय शक्तियों को विकास के चरम बिंदु तक ले जाता है तथा युद्ध लड़ने का साहस करने वाले व्यक्तियों पर सफलता की मोहर लगाता है। मुसोलिनी की विदेश नीति का अन्य उद्देश्य अपनी जल शक्ति को सुदृढ़ बनाना था। मुसोलिनी भूमध्य सागर में इटली की स्थिति को सुरक्षित व मजबूत बनाना चाहता था। इस प्रकार उसकी विदेश नीति मुख्य रूप से 3 सिद्धांतों पर आधारित थी। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इटली की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करना। नंबर 2, एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना। और नंबर 3, भूमध्य सागर में इटली की स्थिति को मजबूत बनाना। उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर मुसोलिनी ने वैदेशिक क्षेत्र में निम्नलिखित मुख्य कार्य किए थे। नंबर 1, कॉर्फ्यू द्वीप पर बम वर्षा। सन 1923 में अल्बानिया सीमा कमीशन के कुछ इटालियन सदस्यों की हत्या यूनान की सीमा के अंतर्गत कर दी गई। मुसोलिनी ने यूनान से संपूर्ण मामले की 5 दिन में जांच करके दोषी व्यक्ति को दंडित करने के साथ साथ क्षतिपूर्ति के रूप में भारी रकम की मांग की। यूनान ने इटली की मांग को अस्वीकृत करके संपूर्ण विवाद को राष्ट्रसंघ के समक्ष प्रस्तुत किया। मुसोलिनी राष्ट्रसंघ से घृणा करता था, इसलिए यूनान के इस कृत्य से क्रोधित होकर मुसोलिनी ने कॉर्फ्यू के द्वीप पर बम वर्षा की। ये द्वीप यूनान के अधीन था। इंग्लैंड ने मुसोलिनी के इस कदम की कटु आलोचना की, जिसके कारण उसे कॉर्फ्यू से अपनी सेना हटानी पड़ी, किंतु इसके बावजूद उसे यूनान से क्षतिपूर्ति के रूप में विशाल धनराशि प्राप्त करने में सफलता मिल गई। ये बात ध्यान देने योग्य है कि कॉर्फ्यू की समस्या का समाधान राष्ट्रसंघ ने नहीं किया था, बल्कि इंग्लैंड व फ्रांस के हस्तक्षेप से यह समस्या हल हो सकी थी। यूगोस्लाविया से संबंध। मुसोलिनी एड्रियाटिक सागर पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था, किंतु उसके मार्ग में यूगोस्लाविया सबसे अधिक बाधक था। पृष्ठ 238। एड्रियाटिक सागर पर अधिकार करने के प्रश्न पर इन दोनों राज्यों में परस्पर कटुता थी। यूगोस्लाविया वर्साय संधि से किसी प्रकार का संशोधन किए जाने का विरोधी था, जबकि मुसोलिनी इस संधि की शर्तों को संशोधित करना चाहता था। इसलिए इतिहासकार E.H. कार ने लिखा है, दोनों विश्व युद्धों के मध्य की अवधि में यूरोपियन राज्यों की वैमनस्यता व कटुता से सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय यूगोस्लाविया तथा इटली की शत्रुता थी। सन 1920 की संधि के अनुसार एड्रियाटिक सागर के उत्तरी तट के प्रसिद्ध बंदरगाह फ्यूम को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। इटली फ्यूम नगर पर अधिकार करना चाहता था। सन 1924 में इटली व यूगोस्लाविया के मध्य एक संधि संपन्न हुई, जिसके द्वारा फ्यूम नगर पर इटली का अधिकार हो गया।
ये मुसोलिनी की महान सफलता थी। इसके फलस्वरूप इटली की नाविक शक्ति पहले की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ हो गई। अल्बानिया से संबंध। फ्यूम नगर पर अधिकार करने के बाद मुसोलिनी का ध्यान अल्बानिया की ओर आकर्षित हुआ। इस राज्य का निर्माण द्वितीय बाल्कन युद्ध के पश्चात किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में इस राज्य ने तटस्थता की नीति का पालन किया था। इटली भूमध्य सागर में अपने हितों की पूर्ति के लिए अल्बानिया पर अधिकार करना चाहता था। इसलिए इटली ने पेरिस शांति सम्मेलन में ये मांग की थी कि मेडेंट व्यवस्था के आधार पर अल्बानिया राज्य उसे सौंप दिया जाए, किंतु अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने इटली की मांग को अस्वीकार करके अल्बानिया को स्वतंत्र राज्य घोषित किया था। उस समय अल्बानिया की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, अतः वहां की सरकार ने सन 1926 में इटली के साथ एक समझौता किया। राजनीतिज्ञों ने इस समझौते को मुसोलिनी की कूटनीतिक सफलता माना है। इसके फलस्वरूप अल्बानिया में इटली का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। कालांतर में अल्बानिया की आर्थिक, वित्तीय व सैनिक व्यवस्था पर मुसोलिनी का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। उसका अंतिम लक्ष्य अल्बानिया पर पूरा अधिकार करना था। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मुसोलिनी ने सन 1939 में अल्बानिया पर आक्रमण कर दिया और बड़ी सफलता से उस पर अधिकार कर लिया। फ्रांस से संबंध। सन 1933 से पूर्व फ्रांस एवं इटली के संबंध अच्छे नहीं थे, किंतु सन 1933 में यूरोप के राजनीतिक क्षितिज पर हिटलर के उदय के फलस्वरूप महाद्वीप की राजनीति में तेजी से परिवर्तन हुआ। हिटलर ने जब ऑस्ट्रिया को हड़पने का प्रयास किया तो मुसोलिनी ने इंग्लैंड व फ्रांस के सहयोग से हिटलर की इस योजना के विरोध में कदम उठाया तथा ऑस्ट्रिया की रक्षा के लिए इटली की सेना को भेज दिया। इसी प्रकार सन 1935 में जब हिटलर ने वर्साई संधि की धाराओं का उल्लंघन किया तो मुसोलिनी ने स्ट्रेसा सम्मेलन में इंग्लैंड व फ्रांस को पूरा समर्थन दिया। जनवरी 1933 में फ्रांस के विदेश मंत्री लावेल ने इटली की यात्रा की। इस अवसर पर दोनों देशों के मध्य एक समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों ने परस्पर मैत्री एवं सद्भाव बनाए रखने का वचन दिया। अबिसिनिया पर आक्रमण। ग्रेट ब्रिटेन तथा फ्रांस के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के बाद मुसोलिनी ने अबिसिनिया पर आक्रमण करने का निश्चय किया। वो इस राज्य पर स्थायी रूप से अधिकार करना चाहता था। दृढ़ संकल्प के साथ मुसोलिनी ने 3 अक्टूबर 1935 को अबिसिनिया पर आक्रमण कर दिया। पृष्ठ 239। उसने देशवासियों को आह्वान किया, युद्ध में यदि मैं आगे बढ़ूं तो मेरा अनुसरण करना, यदि मैं पीछे लौटूं तो मुझे मार देना, यदि मैं मर जाऊं तो मेरी मृत्यु का बदला लेना। जब ये मामला राष्ट्रसंघ के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो राष्ट्रसंघ ने इटली को आक्रांता घोषित किया। संघ के संविधान की 16वीं धारा के अनुसार इटली पर कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का निश्चय किया गया। यदि इन प्रतिबंधों को तुरंत तथा उचित ढंग से लागू किया जाता तो इटली के समक्ष बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता था, किंतु इंग्लैंड व फ्रांस की उदारता एवं स्वार्थपरता के कारण इन प्रतिबंधों को लागू नहीं किया जा सका। ये दोनों देश अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के उद्देश्य से इटली के साथ मधुर संबंध बनाए रखना चाहते थे। इंग्लैंड के दृष्टिकोण के विषय में हेजेन ने लिखा है, ब्रिटेन को ये चिंता थी कि यदि अबिसिनिया की सेना ने इटली की सेना को अपने राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया तो अफ्रीका में पनप रही काली राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन मिलेगा और उस महाद्वीप में अंग्रेजी साम्राज्यवाद को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। मित्र राष्ट्रों के सहयोग के अभाव में राष्ट्रसंघ की असमर्थता के कारण अबिसिनिया की सेनाओं को अकेले ही इटली की सेनाओं का सामना करना पड़ा। अंततः इटली की सेनाओं ने 5 मई 1936 को अबिसिनिया की राजधानी पर अधिकार कर लिया। वहां का राष्ट्रपति हैले सिलासी इंग्लैंड भाग गया। 9 मई को संपूर्ण अबिसिनिया को इटली साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। अबिसिनिया कांड यूरोप के इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। इसके फलस्वरूप राष्ट्रसंघ की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा। इस महान और अंतर्राष्ट्रीय संस्था के प्रति विभिन्न राज्यों का विश्वास समाप्त हो गया। सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत भी सदैव के लिए समाप्त हो गया। वास्तव में अबिसिनिया का पतन राष्ट्रसंघ के पतन का स्पष्ट संकेत था। रोम बर्लिन धुरी का गठन। प्रारंभ में हिटलर एवं मुसोलिनी के परस्पर संबंध अच्छे नहीं थे। मुसोलिनी ने हिटलर की ऑस्ट्रिया संबंधी नीति की कटु आलोचना की थी, किंतु धीरे धीरे दोनों तानाशाहों के मध्य कटुता व विरोध कम होता गया। अबिसिनिया कांड में हिटलर ने मुसोलिनी की नीति का पूर्ण समर्थन किया था। दूसरी तरफ इंग्लैंड, फ्रांस व रूस के साथ मुसोलिनी के संबंध खराब हो गए। अस्तु परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितियों में विश्व के इन दो महान तानाशाहों ने अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से परस्पर मैत्रीपूर्ण गठबंधन करना उचित समझा।
इसी धारणा के अनुसार इटली व जर्मनी के विदेश मंत्रियों ने 26 अक्टूबर 1936 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के फलस्वरूप रोम बर्लिन धुरी का गठन किया गया। जर्मनी ने अबिसिनिया पर इटली के अधिकार को मान्यता प्रदान कर दी तथा इटली ने ऑस्ट्रिया व चेकोस्लोवाकिया पर हिटलर के आक्रमण का विरोध न करने का आश्वासन दे दिया। पृष्ठ 240। स्पेन का गृह युद्ध। स्पेन में सन 1931 में गणतंत्रीय सरकार की स्थापना की गई। 18 जुलाई 1931 में स्पेन की कंजर्वेटिव पार्टी ने जनरल फ्रैंको के नेतृत्व में उदार दल के विरुद्ध गृह युद्ध की घोषणा कर दी। इटली ने जनरल फ्रैंको का पूर्ण समर्थन किया, जबकि रूस ने उदारवादियों को सहयोग दिया। इस युद्ध के प्रति इंग्लैंड व फ्रांस ने तटस्थता की नीति को अपनाया। हिटलर ने मुसोलिनी की भांति जनरल फ्रैंको की सैनिक सहायता की। जर्मनी व इटली के सैनिक सहयोग के कारण युद्ध में जनरल फ्रैंको को विजय प्राप्त हुई और उसने स्पेन में अपनी तानाशाही को स्थापित कर दिया। नवंबर 1937 में इटली एंटी कमर्टन पैक्ट में सम्मिलित हो गया। ये समझौता जर्मनी तथा जापान के मध्य हुआ था। इस प्रकार रोम बर्लिन धुरी अब रोम बर्लिन टोक्यो धुरी में परिवर्तित हो गई। मार्च 1939 में स्पेन भी इस समझौते में सम्मिलित हो गया। जर्मनी के साथ फौलादी समझौता। अबिसिनिया तथा स्पेन के मामलों में इंग्लैंड व फ्रांस की कमजोरी स्पष्ट हो चुकी थी। मुसोलिनी ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के बाद फ्रांस से ट्यूनिस, नीस, सेवाय और कोर्सिका को अविलंब इटली पर हस्तांतरित करने की मांग की। फ्रांस ने मुसोलिनी की मांग को अस्वीकार कर दिया। फलस्वरूप दोनों देशों के मध्य युद्ध की संभावना दृष्टिगोचर होने लगी। इस स्थिति का सामना करने के लिए मुसोलिनी ने 22 मई 1939 को हिटलर के साथ फौलादी समझौता किया, जिसके अंतर्गत दोनों देशों ने आवश्यकता के समय एक दूसरे को सैनिक सहयोग देने का आश्वासन दिया। इटली तथा द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ। 1 सितंबर 1939 को हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हो गया। तानाशाही से विश्व की रक्षा करने के लिए इंग्लैंड तथा अन्य मित्र राष्ट्रों ने भी इस युद्ध में भाग लिया। 1939 ईस्वी के फौलादी समझौते की शर्तों के अनुसार इटली को जर्मनी का सहयोग करना था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। प्रारंभ में मुसोलिनी ने तटस्थता की नीति का पालन किया। जब उसे हिटलर की विजय का पूर्ण विश्वास हो गया तो उसने 11 जून 1940 को मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। वो अपनी विजय के प्रति पूर्ण आश्वस्त था, किंतु उसकी इच्छा पूरी न हो सकी। उसे अन्य धुरी राष्ट्रों के साथ युद्ध में भीषण पराजय का मुंह देखना पड़ा। अंत में इटली की असंतुष्ट जनता ने 28 अप्रैल 1945 को मुसोलिनी तथा उसकी पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी। नंबर 5। फ्रांस की विदेश नीति। प्रशा के उदय से पूर्व फ्रांस मध्य यूरोप में एक शक्तिशाली देश था। वो यूरोप महाद्वीप की राजनीति का केंद्र बिंदु था, किंतु प्रशा के उदय के पश्चात परिस्थितियों में तेजी से परिवर्तन हुआ। सन 1870 में प्रशा ने सेडान के युद्ध में फ्रांस को पराजित करके उससे अल्सास लॉरेन के प्रदेश छीन लिए थे। फ्रांस के लिए इन प्रदेशों का राजनीतिक दृष्टि से बड़ा महत्व था। ये प्रदेश फ्रांस के महान सम्राट लुई 14 का महान विजय की स्मृति के चिन्ह थे। इसलिए फ्रांस इन प्रदेशों को वापस लेने के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहा। उसे इस कार्य में 1919 में सफलता प्राप्त हो सकी, जब वर्साई संधि की शर्तों को स्वीकार करने के लिए जर्मनी को विवश किया गया। ये एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय हो जाने के बाद भी फ्रांस को अपनी सुरक्षा के प्रति सदैव खतरे का अनुभव होता रहा। फ्रांस इस तथ्य को भली भांति जानता था कि जर्मनी उसकी तुलना में अधिक शक्तिशाली था। पृष्ठ 241। प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बल पर जर्मनी को पराजित करने में सफल हो सका था। फ्रांस ये भी जानता था कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जर्मनी ने उसे 2 बार पराजित किया था। जर्मनी वर्साई संधि से संतुष्ट नहीं था। उसे इस संधि को स्वीकार करने को विवश किया गया था। फ्रांस में ये सामान्य धारणा प्रचलित थी कि जर्मनी वर्साई संधि में हुए अपमान का प्रतिशोध अवश्य लेगा। इस कारण जर्मन आक्रमण के विरुद्ध फ्रांस अपनी सुरक्षा के प्रति चिंतित था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात फ्रांस की विदेश नीति का आधारभूत सिद्धांत अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करना था। इस कथन की पुष्टि करते हुए E.H. कार ने लिखा है, 1919 के पश्चात यूरोपीय मामलों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या फ्रांस की सुरक्षा की मांग से संबंधित थी। पेरिस शांति सम्मेलन में फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लीमेशो ने फ्रांस की सुरक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए थे। वो जर्मनी को इतना कमजोर बनाना चाहते थे कि वो भविष्य में फ्रांस के विरुद्ध आक्रामक कार्यवाही करने का साहस न कर सके। फ्रांस के
सैन्य विशेषज्ञों का ये मत था कि जब तक राइन नदी के दोनों तटों पर जर्मनी का अधिकार था, तब तक वो फ्रांस के ऊपर किसी भी समय आक्रमण कर सकता था। इसलिए क्लीमेशो ने पेरिस शांति सम्मेलन में स्वतंत्र राइनलैंड की मांग की थी, किंतु उसकी मांग को अस्वीकार कर दिया गया। यद्यपि राइन नदी के बाएं तट पर की गई किलेबंदी को समूल नष्ट करने का निर्णय पेरिस सम्मेलन में किया गया था, तथापि इस निर्णय से फ्रांस को संतोष नहीं हुआ। इस सम्मेलन में फ्रांस ने ये मांग प्रस्तुत की कि जर्मनी के सभी उपनिवेशों पर फ्रांस का अधिकार स्वीकार किया जाए, किंतु इंग्लैंड और अमेरिका ने फ्रांस की इस मांग को भी अस्वीकार कर दिया। जर्मन उपनिवेशों को मेडेंट व्यवस्था के आधार पर मित्र राष्ट्रों के मध्य वितरित कर दिया गया। फ्रांस चाहता था कि जर्मनी और फ्रांस की सीमाओं के मध्य स्वतंत्र राइनलैंड की स्थापना होनी चाहिए, किंतु इंग्लैंड और अमेरिका इस प्रस्ताव के लिए सहमत नहीं हुए। राइनलैंड पर 15 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रसंघ का नियंत्रण स्थापित किया गया। इस निर्णय से फ्रांस को संतोष नहीं हुआ, क्योंकि 15 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात जर्मनी राइनलैंड में किलेबंदी करने को पूर्ण स्वतंत्र था। पेरिस शांति सम्मेलन में जब राष्ट्रसंघ की योजना को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, तब फ्रांस ने ये प्रस्ताव रखा कि राष्ट्रसंघ के संविधान का उल्लंघन करने वाले देशों तथा आक्रमणकारी देशों को दंडित करने के उद्देश्य से राष्ट्रसंघ के नियंत्रण में एक अंतर्राष्ट्रीय सेना का गठन किया जाएगा। किंतु अमेरिका और इंग्लैंड ने इस प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे दोनों देश अपनी सेनाओं को राष्ट्रसंघ की अधीनता में रखने को सहमत नहीं थे। इसलिए यह निश्चय किया गया कि आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रसंघ अपने सदस्यों के सैनिक सहयोग की मांग करेगा, किंतु ऐसा करने के लिए राष्ट्रसंघ किसी सदस्य को बाध्य नहीं करेगा। फ्रांस को संतुष्ट करने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड दोनों देशों ने जून 1919 में उसे ये आश्वासन दिया कि वे जर्मन आक्रमण के विरुद्ध उसकी सहायता करेंगे, किंतु अमेरिका की सीनेट ने नवंबर 1919 में वर्साई संधि को अस्वीकार कर दिया। पृष्ठ 242। इसके अतिरिक्त अमेरिका ने भविष्य में यूरोपीय राजनीति से अलग रहने की घोषणा भी कर दी। फलस्वरूप अमेरिका और इंग्लैंड द्वारा फ्रांस को दिया गया आश्वासन स्वतः प्रभावहीन हो गया। इस विषम परिस्थिति में फ्रांस की सुरक्षा केवल राष्ट्रसंघ के संविधान की धारा 10 के द्वारा ही संभव हो सकती थी। इस धारा के अंतर्गत ये घोषणा की गई थी, राष्ट्रसंघ के सदस्य राष्ट्रसंघ की राजनीतिक स्वतंत्रता तथा क्षेत्रीय अखंडता को विदेशी आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षित रखने तथा उसका सम्मान करने का वचन देते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रसंघ के संविधान की धारा 16 भी फ्रांस की सुरक्षा की दृष्टि से सहायक थी। इस धारा के अंतर्गत राष्ट्रसंघ को आक्रमणकारी देश के विरुद्ध कठोर कदम उठाने का अधिकार दे दिया गया, किंतु इन धाराओं के क्रियान्वयन के प्रति सभी को संदेह था। चूंकि राष्ट्रसंघ का संस्थापक अमेरिका ही संघ का सदस्य नहीं था, इसलिए इसके संविधान की धाराओं को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू नहीं किया जा सका। इस प्रकार फ्रांस की सुरक्षा की मांग पर कोई विचार नहीं हो सका। फ्रांस द्वारा सुरक्षा की खोज। जब फ्रांस अपनी सुरक्षा के अन्य साधनों में सफल नहीं हो सका, तो उसने जर्मनी की सीमा पर स्थित छोटे छोटे राज्यों के साथ सैनिक संधियां करने का मार्ग अपनाया। फ्रांस ने सितंबर 1920 में बेल्जियम तथा पोलैंड के साथ सैनिक संधियां संपन्न की। इस प्रकार चेकोस्लोवाकिया 25 जनवरी 1924, रोमानिया 10 जून 1926 और यूगोस्लाविया 11 फरवरी 1927 के साथ पृथक पृथक रूप से संधियां करके फ्रांस ने अपनी सुरक्षा की स्थिति को मजबूत कर लिया। इन सैनिक संधियों के फलस्वरूप यूरोप के राजनीतिक मंच पर लघु गुट का गठन हो गया। इस गुट ने 3 राज्यों चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया और यूगोस्लाविया का गठन ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के विघटन के फलस्वरूप किया था। उन सभी राज्यों ने वर्साई संधि में किए गए राजनीतिक सीमा समझौते का पालन करने का वचन दिया था। लघु गुट के बन जाने से फ्रांस को अपनी शक्ति में वृद्धि करने में पर्याप्त सहायता मिली थी। ये लघु गुट हिटलर के उत्कर्ष तक प्रभावी बना रहा। फ्रांस की सुरक्षा के सामूहिक प्रयास। एक ओर फ्रांस ने स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए अनेकों कदम उठाए थे, जबकि दूसरी तरफ फ्रांस की सुरक्षा और यूरोप महाद्वीप की सुरक्षा के लिए यूरोपीय शक्तियों द्वारा कुछ प्रयास भी किए गए थे। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार से थे। नंबर 1, जिनेवा प्रोटोकॉल। ये योजना राष्ट्रसंघ के निर्देशन में तैयार की गई थी। 25 जून 1925 को निशस्त्रीकरण की समस्या पर पुनर्विचार करने के लिए जिनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने विचार व्यक्त किया था कि राष्ट्रसंघ को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से सामूहिक प्रयास किया जाना आवश्यक है। इसी मध्य इंग्लैंड की मजदूर दल की सरकार का पतन हो गया। वहां के नए प्रधानमंत्री चैम्बरलेन ने जिनेवा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। उसने स्पष्ट घोषणा की कि विश्व के किसी भाग में होने वाले संघर्ष को रोकने के लिए सैनिक सहायता भेजना इंग्लैंड का नैतिक दायित्व नहीं है।
वस्तुतः इंग्लैंड ने राष्ट्रसंघ के प्रति अपनी नीति को परिवर्तित करने का निश्चय कर लिया। हेजन के शब्दों में, वास्तव में राष्ट्रसंघ के संविधान पर हस्ताक्षर करने से पूर्व इंग्लैंड ने इस प्रकार का दायित्व वहन किया था, किंतु अब ब्रिटिश जनमत तथा अन्य देशों की समस्याओं में इंग्लैंड के हस्तक्षेप के विरुद्ध हो गया था। पृष्ठ 243। इस प्रकार जेनेवा सम्मेलन समस्याओं का समाधान ढूंढने में सफल नहीं हो सका। नंबर 2, लोकार्नो समझौता। यूरोप महाद्वीप में शांति रखने के उद्देश्य से अक्टूबर 1925 में स्विट्जरलैंड के लोकार्नो नामक नगर में एक सम्मेलन बुलाया गया। निसंदेह ये एक ऐतिहासिक सम्मेलन था जिसमें जर्मनी के प्रतिनिधियों को समानता के अधिकार पर अन्य देशों के प्रतिनिधियों से वार्ता करने का अधिकार दिया गया था। इस सम्मेलन में इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया के प्रतिनिधियों ने राइनलैंड की सुरक्षा के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये प्रथम अवसर था जब विजेता देशों ने जर्मनी के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया था। ये भी निश्चय किया गया कि भविष्य में सभी विवादों का निर्णय आपसी बातचीत तथा शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। यही कारण है कि कुछ इतिहासकारों ने लोकार्नो समझौता को यूरोपीय पुनर्निर्माण के क्षेत्र में एक युगांतकारी घटना बताया है। यह समझौता विश्व शांति का प्रतीक था। इस समझौते के अनुसार जर्मनी को राष्ट्रसंघ और परिषद का सदस्य बनाया गया। इसके फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जर्मनी की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई। चूंकि लोकार्नो समझौते के द्वारा जर्मन आक्रमण के विरुद्ध फ्रांस की सुरक्षा का आश्वासन दिया गया था, अतः इससे फ्रांस व जर्मनी के मध्य शत्रुता को कम करने में सहायता मिली। इस समझौते के माध्यम से यूरोपीय शक्तियों ने फ्रांस की सुरक्षा की मांग तथा जर्मनी की वर्साय संधि को संशोधित करने की मांग के मध्य सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में सार्थक प्रयास किए थे। वस्तुतः लोकार्नो समझौता जर्मनी और फ्रांस दोनों की दृष्टि से एक न्यायपूर्ण समझौता था। नंबर 3, कैलोग-ब्रियां समझौता। फ्रांस के विदेश मंत्री ब्रियां ने एक घोषणा के माध्यम से अमेरिका की जनता को ये आश्वासन दिया था कि फ्रांस युद्ध की नीति का परित्याग करना चाहता है। अमेरिका ने भी ब्रियां के विचारों का समर्थन किया। इन विचारों के आधार पर पेरिस में समझौते का एक प्रारूप तैयार किया गया, जिसमें 2 मुख्य बातें थीं। प्रथम, युद्ध की नीति का परित्याग आवश्यक है। द्वितीय, आपसी विवादों का समाधान आपसी बातचीत के माध्यम से होना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री कैलोग ने सुझाव दिया कि इस समझौते के अंतर्गत राष्ट्रसंघ के सभी सदस्यों को सम्मिलित करना आवश्यक है। इस संबंध में विचार करने के लिए 29 अगस्त 1928 को पेरिस में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। 15 प्रमुख देशों ने इस समझौते को स्वीकार कर लिया, किंतु इससे युद्ध के खतरे को रोकने में कोई सहयोग नहीं मिल सका, क्योंकि इसके अंतर्गत आक्रमणकारी देश की कार्यवाही को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त इस समझौते को प्रभावी ढंग से लागू कराने की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। नंबर 4, निःशस्त्रीकरण सम्मेलन 1932। फरवरी 1932 में निःशस्त्रीकरण की समस्या का समाधान करने के लिए जेनेवा में एक सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें लगभग 57 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पृष्ठ 244। इस समय तक जर्मनी व फ्रांस के मध्य शत्रुता चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। इस सम्मेलन में जर्मनी के प्रतिनिधि हिटलर ने मांग की कि जर्मनी को अन्य देशों के बराबर सैनिक शक्ति संगठित करने का अधिकार मिलना चाहिए। फ्रांस ने जर्मनी की मांग का कड़ा विरोध किया। फ्रांस व जर्मनी की कटुता व मतभेदों के कारण इस सम्मेलन में कोई समझौता नहीं हो सका। फलस्वरूप हिटलर ने 19 अक्टूबर 1933 को सम्मेलन त्याग दिया और सदैव के लिए राष्ट्रसंघ की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। मार्च 1936 में उसने वर्साय संधि का उल्लंघन करते हुए अपनी सेना को राइनलैंड में भेज दिया। रूस के साथ अनाक्रमण समझौता। हिटलर फ्रांस तथा रूस दोनों का शत्रु था। वो रूस में भी जर्मन साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। सन 1932 में फ्रांस और रूस दोनों देशों ने तटस्थता संधि पर हस्ताक्षर किए। 1934 में फ्रांस ने रूस को राष्ट्रसंघ की सदस्यता दिलाने का पूरा प्रयास किया। 1935 में दोनों देशों के मध्य अनाक्रमण समझौता संपन्न हुआ, जिसके अनुसार दोनों देशों ने बाहरी आक्रमण होने की स्थिति में एक दूसरे को सहयोग देने का वचन दिया। इटली से संबंध। प्रारंभ में फ्रांस और इटली के अच्छे संबंध नहीं थे, किंतु समय गुजरने के साथ साथ उनके संबंधों में भी सुधार होने लगा। 1935 में फ्रांस व इटली के मध्य एक संधि हुई, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे को यह आश्वासन दिया कि अफ्रीका में वे अपने हितों की रक्षा के लिए मिलकर कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त ट्यूनिस में रहने वाली इटली की जनता के लिए फ्रांस ने कुछ सुविधाओं की घोषणा कर दी। जब इटली ने अबिसिनिया पर आक्रमण किया तो फ्रांस ने इटली के विरुद्ध राष्ट्रसंघ को अपना वांछित सहयोग नहीं दिया था। उस समय फ्रांस ने इंग्लैंड तथा इटली दोनों देशों को मनाने का प्रयास किया था, किंतु वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। फ्रांस की इस तुष्टीकरण की नीति के फलस्वरूप
राष्ट्रसंघ कमजोर हो गया। एक तरफ हिटलर की ख्याति बढ़ने लगी, जबकि दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में फ्रांस की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा। इससे सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत नष्ट हो गया। हिटलर ने फ्रांस की दयनीय स्थिति का पूरा लाभ उठाया। उसने वर्साय संधि की धाराओं का उल्लंघन करके 1936 में राइनलैंड में अपनी सेना को भेज दिया। जर्मनी से संबंध। हिटलर के आक्रामक कार्यों से फ्रांस की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया। उस समय ये आवश्यक था कि फ्रांस हिटलर के बढ़ते कदमों पर नियंत्रण लगाता, क्योंकि फ्रांस युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। किंतु फ्रांस ने अवसर का लाभ नहीं उठाया। उसने केवल राष्ट्रसंघ से इस संबंध में कार्यवाही करने का निवेदन किया और राष्ट्रसंघ ने हिटलर के कार्यों की निंदा करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली। इस घटना के पश्चात फ्रांस वैदेशिक क्षेत्र में कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सका। उसकी विदेश नीति अनिवार्य रूप से इंग्लैंड के साथ जुड़ गई। इंग्लैंड और फ्रांस दोनों देशों ने हिटलर के विरुद्ध तुष्टीकरण की नीति को अपनाया। स्पेन के गृह युद्ध में फ्रांस ने गणतंत्रीय सरकार को सहयोग देने का समर्थन किया, किंतु इंग्लैंड ने इस निर्णय का विरोध किया। फलस्वरूप स्पेन में गणतंत्रीय सरकार की पराजय हुई और वहाँ पर हिटलर तथा मुसोलिनी के सहयोग से जनरल फ्रैंको के नेतृत्व में तानाशाही सरकार की स्थापना हुई। पृष्ठ 245। इस प्रकार फ्रांस अपने उस आश्वासन की सुरक्षा करने में भी असफल हो गया जो उसने चेकोस्लोवाकिया को दिया था। इस असफलता के कारण लघु गुट भंग हो गया। रूस भी फ्रांस की नीति से असंतुष्ट हो गया। इससे फ्रांस की सुरक्षा के लिए गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। अंत में फ्रांस ने 29 अप्रैल 1938 को इंग्लैंड के साथ सैनिक संधि की, किंतु इससे भी युद्ध नहीं रोका जा सका। अंततः 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में जर्मनी व जापान आदि धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका को लंबा संघर्ष करने के पश्चात सन 1945 में सफलता प्राप्त हुई थी। नंबर 6, इंग्लैंड की विदेश नीति। 2 विश्व युद्धों के मध्य की अवधि में इंग्लैंड में 3 सम्राटों ने शासन किया था। जॉर्ज पंचम पहला सम्राट था जो एडवर्ड सप्तम की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठा था। उसने सन 1936 तक इंग्लैंड में शासन किया था। जॉर्ज पंचम की मृत्यु के पश्चात एडवर्ड अष्टम सम्राट बना, जिसने केवल 10 माह तक शासन किया, किंतु उसके उत्तराधिकारी जॉर्ज षष्ठम ने सन 1952 तक शासन करते हुए इंग्लैंड की विदेश नीति का कुशलता पूर्वक संचालन किया था। सन 1919 से 1945 के मध्य इंग्लैंड की विदेश नीति निम्नवत थी। इंग्लैंड और फ्रांस। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में इंग्लैंड और फ्रांस के संबंध सौहार्द एवं मैत्रीपूर्ण थे। इंग्लैंड ने युद्ध में फ्रांस का खुला समर्थन किया था। युद्ध समाप्त होने के पश्चात इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज तथा फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लीमेंशो ने मिलकर पेरिस शांति सम्मेलन में कार्य किया था, किंतु कुछ समय पश्चात फ्रांस की सुरक्षा के प्रश्न पर दोनों देशों में मतभेद उत्पन्न हो गया। फिर भी जब फ्रांस तथा जर्मनी के मध्य युद्ध की संभावना उत्पन्न हुई तो इंग्लैंड ने फ्रांस को सहायता देने का आश्वासन दिया था। यद्यपि इंग्लैंड को फ्रांस के प्रति सहानुभूति थी, तथापि वो फ्रांस की भांति जर्मनी को पूरी तरह नष्ट करने को तैयार नहीं था। लॉर्ड जॉर्ज जर्मनी के प्रति उदार नीति अपनाना चाहता था। उसका मत था कि जर्मनी के स्वतंत्र व समृद्धिशाली बनने से विश्व सभ्यता व संस्कृति के विकास में जर्मनी सहायक सिद्ध हो सकता था। इंग्लैंड का ये भी मत था कि जर्मनी की दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए उस पर क्षतिपूर्ति की धनराशि के भुगतान हेतु दबाव डालना अनुचित था। इस प्रकार इंग्लैंड जर्मनी के प्रति उदार नीति अपनाना चाहता था तथा जर्मनी की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने का इच्छुक था, किंतु दूसरी ओर फ्रांस जर्मनी का कट्टर शत्रु था तथा वो जर्मनी के प्रति इंग्लैंड के उदार दृष्टिकोण से संतुष्ट नहीं था। वस्तुतः फ्रांस को जर्मनी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। वो जर्मनी से अधिकाधिक धन वसूल करना चाहता था। वर्साय संधि के समय फ्रांस ने प्रत्येक दृष्टि से जर्मनी को नष्ट करने का प्रयास किया था, क्योंकि उसे जर्मन आक्रमण की संभावना थी। यही कारण है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद की अवधि में फ्रांस अपनी सुरक्षा के प्रति चिंतित बना रहा, किंतु इंग्लैंड ने फ्रांस की इस चिंता के प्रति गंभीरता और रुचि प्रदर्शित नहीं की। इंग्लैंड तथा रूस। दोनों विश्व युद्धों के मध्य की अवधि में इंग्लैंड और रूस के संबंध तनावपूर्ण थे। पेरिस शांति सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों ने रूस के साथ उचित व्यवहार नहीं किया, जिसके कारण रूस ने जर्मनी के साथ एक संधि कर ली। रूस राष्ट्र संघ का भी सदस्य था। इंग्लैंड रूस से घृणा करता था। सन 1919-1920 में एस्टोनिया की सुरक्षा के लिए इंग्लैंड को रूस के विरुद्ध युद्ध लड़ना पड़ा। पोलैंड पर रूस के संभावित आक्रमण को रोकने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज ने ये घोषणा की कि इंग्लैंड पोलैंड पर रूसी आक्रमण को सहन नहीं करेगा, किंतु इंग्लैंड की ये चेतावनी खोखली
सिद्ध हुई, क्योंकि जब रूस ने पोलैंड पर आक्रमण किया तो इंग्लैंड ने न तो इस मामले में हस्तक्षेप किया और न रूस के विरुद्ध कोई कदम उठाया। इससे पोलैंड इंग्लैंड से असंतुष्ट हो गया। पृष्ठ 246। 1921 में इंग्लैंड ने रूस के साथ व्यापारिक संधि की थी। इस संधि के अंतर्गत इंग्लैंड ने रूस को ये आश्वासन दिया कि वो उसके विरुद्ध कोई प्रचार नहीं करेगा। रूस ने भी ये आश्वासन दिया कि वो इंग्लैंड के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करेगा। सन 1924 में इंग्लैंड ने रूस की नई सरकार को मान्यता प्रदान कर दी। सन 1927 में इंग्लैंड की श्रमिक दल की सरकार ने रूस के साथ एक व्यापारिक संधि की थी। उस समय तक रूस के दृष्टिकोण में परिवर्तन प्रारंभ हो गया था। इसके दो मुख्य कारण थे। प्रथम, उस समय तक हिटलर का उदय हो चुका था और हिटलर साम्यवाद का कट्टर विरोधी था। द्वितीय, रूस को मंचूरिया पर जापानी आक्रमण का भय था। इसलिए रूस ने जर्मनी तथा जापान के विरुद्ध इंग्लैंड व फ्रांस के समर्थन करने का निश्चय किया। इसी मध्य रूस को राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्रदान कर दी गई। इस प्रकार 1938 तक इंग्लैंड और रूस के संबंध मैत्रीपूर्ण हो गए। सन 1938 में चेकोस्लोवाकिया के प्रश्न पर रूस हिटलर के विरुद्ध इंग्लैंड की सहायता करने को तत्पर हो गया था। उसने म्यूनिख समझौते का भी विरोध किया था, क्योंकि उसे जर्मन आक्रमण का भय बना हुआ था। रूस ने कुछ शर्तों के साथ इंग्लैंड से संधि करने का प्रस्ताव रखा, किंतु इंग्लैंड द्वारा शर्तों को अस्वीकार कर देने से संधि संपन्न नहीं हो सकी। सन 1939 में रूस व जर्मनी के मध्य अनाक्रमण समझौता संपन्न हुआ। उस समय इंग्लैंड को अपनी भूल का अनुभव हुआ। 1941 में जब हिटलर ने रूस पर आक्रमण किया तो रूस ने इंग्लैंड से मित्रता कर ली और मित्र राष्ट्रों के पक्ष में द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया। इंग्लैंड और टर्की। प्रथम विश्व युद्ध में टर्की ने जर्मनी का समर्थन किया था। युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों ने पेरिस समझौते के अंतर्गत टर्की से एक संधि की थी, किंतु टर्की ने उस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। मित्र राष्ट्रों ने कुस्तुनतुनिया पर टर्की के अधिकार के प्रति अपनी सहमति दे दी। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात टर्की में कमाल पाशा के नेतृत्व में एक क्रांति हो गई और यूनान के विरुद्ध युद्ध की संभावना उत्पन्न हो गई। फलस्वरूप 1922 में इंग्लैंड ने टर्की के साथ एक संधि की, जिसके अनुसार टर्की की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की गई। इस प्रकार इस संधि के पश्चात टर्की तथा इंग्लैंड के संबंधों में मित्रता व सौहार्द का समावेश हो गया। इंग्लैंड तथा जर्मनी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज जर्मनी के प्रति सहानुभूति रखता था। इस कारण इंग्लैंड ने जर्मनी के साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करने का निश्चय किया था। इंग्लैंड के राजनीतिज्ञों का ये विचार था कि यदि जर्मनी के प्रति उदार दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया तो घृणा और प्रतिशोध की भावना विकसित होगी और शक्ति प्राप्त करने पर जर्मनी समस्त यूरोप को भयक्रांत कर देगा। इसलिए इंग्लैंड ने जर्मनी को राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाया। सन 1923 में जब फ्रांस ने जर्मनी के रूर प्रदेश पर अधिकार किया तो इंग्लैंड ने फ्रांस के इस कार्य का विरोध किया था। इस प्रकार हिटलर के उदय तक जर्मनी व इंग्लैंड के संबंध मैत्रीपूर्ण बने रहे। सन 1935 में इंग्लैंड ने हिटलर की महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से जर्मनी के साथ एक नाविक समझौता किया, किंतु इससे इंग्लैंड का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। पृष्ठ 247। सन 1936 में हिटलर ने वर्साय संधि का उल्लंघन करते हुए राइन प्रदेश पर अधिकार कर लिया और वहां पर किलेबंदी का कार्य प्रारंभ कर दिया। सन 1938 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया को भी जर्मन साम्राज्य में मिला लिया। स्पेन के गृह युद्ध में जर्मनी ने जनरल फ्रैंको को खुलकर समर्थन दिया। इन कार्यों के फलस्वरूप इंग्लैंड जर्मनी से असंतुष्ट हो गया और उसने जर्मनी के विरुद्ध कठोर दृष्टिकोण अपनाने का निश्चय किया, किंतु इंग्लैंड के नेता लॉर्ड चैम्बरलेन की तुष्टीकरण की नीति के कारण हिटलर का उत्साह निरंतर बढ़ता गया और 1939 में उसने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। इंग्लैंड और निशस्त्रीकरण। पेरिस शांति के आधार पर सन 1920 में राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी। राष्ट्रसंघ के संविधान में निशस्त्रीकरण के संबंध में महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई थी। इंग्लैंड निशस्त्रीकरण की नीति का प्रबल समर्थक था। उसने निशस्त्रीकरण के लिए दोनों विश्व युद्धों के मध्य की अवधि में अनेक प्रयास किए थे। अपनी नीति को सफल बनाने के उद्देश्य से इंग्लैंड ने निशस्त्रीकरण सम्मेलन बुलाया था, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। इंग्लैंड और इटली सैनिकवाद के समर्थक थे, इसलिए उनके भय से फ्रांस तथा अन्य देश निशस्त्रीकरण के लिए सहमत नहीं हुए। सन 1925 में इंग्लैंड ने लोकार्नो समझौता पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते को जर्मनी ने भी स्वीकार किया था। जर्मनी ने यह आश्वासन दिया कि वो उन देशों पर आक्रमण नहीं करेगा जिन्होंने लोकार्नो समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। जर्मनी ने यह भी आश्वासन दिया कि वो उन निर्णयों को स्वीकार करेगा जो विभिन्न देशों के मतभेदों को दूर करने के उद्देश्य से लिए गए थे।
किंतु जर्मनी ने फ्रांस की ओर अपने साम्राज्य को न बढ़ाने का कोई आश्वासन नहीं दिया था। इस प्रकार जर्मनी किसी भी समय फ्रांस पर आक्रमण करने के लिए स्वतंत्र हो गया। फ्रांस जर्मन आक्रमण के प्रति पहले ही सशंकित था, इसलिए इंग्लैंड और इटली ने जर्मनी व फ्रांस के मध्य सीमा संबंधी सुरक्षा का दायित्व ग्रहण किया। सन 1928 में पेरिस समझौता अथवा कैलोंग ब्रियां समझौता संपन्न हुआ, जिसके आधार पर इंग्लैंड ने युद्ध को अवैध घोषित कर दिया। सन 1930 में लंदन में एक नौसैनिक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें फ्रांस तथा इटली ने अपने नाविक शक्ति में कमी करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, किंतु ग्रेट ब्रिटेन, जापान तथा अमेरिका ने अपने जहाजी बेड़ों और लड़ाकू जहाजों की संख्या में कमी करने का आश्वासन दिया था। सन 1930 में मित्र राष्ट्रों के सेनाओं ने राइन प्रदेश भी खाली कर दिया। सन 1933 में इंग्लैंड के प्रयासों से फ्रांस, जर्मनी, इटली और इंग्लैंड 4 देशों के मध्य एक समझौता हुआ। इसके अनुसार सभी देशों ने यह निश्चय किया था कि आपसी मतभेदों और विवादों को शांतिपूर्ण उपायों से दूर किया जाएगा। राष्ट्र संघ के सिद्धांतों के आधार पर यूरोप में शांति स्थापित की जाएगी और राष्ट्र संघ के निर्णयों का सम्मान किया जाएगा। सन 1935 के पश्चात जर्मन तानाशाह हिटलर की आक्रामक विदेशी नीति के कारण इंग्लैंड व जर्मनी के संबंध तनावपूर्ण हो गए। सन 1937 में ब्रिटिश नेता हेली फोक्स ने हिटलर से बर्लिन में भेंट की, किंतु कोई समझौता नहीं हो सका। इंग्लैंड ने अपनी तुष्टीकरण की नीति के अंतर्गत इटली द्वारा अबिसिनिया की विजय की घटना को मान्यता प्रदान कर दी। सन 1938 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया को तथा चेकोस्लोवाकिया को अन्यायपूर्ण तरीके से जर्मन साम्राज्य में मिला लिया। उसने 1939 में पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, जिसके फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। पृष्ठ 248। इंग्लैंड ने हिटलर की महत्वाकांक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए अनेकों त्रुटिपूर्ण निर्णय लिए थे। जब हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, तब इंग्लैंड को अपनी गलती का अनुभव हुआ और विवश होकर उसने 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, 1919 से 1945 तक अमेरिका की विदेश नीति का वर्णन कीजिए। प्रश्न 2, 2 विश्व युद्धों के मध्य रूस की वैदेशिक गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 3, वाइमर गणराज्य के अंतर्गत जर्मनी की वैदेशिक नीति स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 4, हिटलर की विदेश नीति के क्या उद्देश्य थे? क्या उसकी विदेश नीति द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी? प्रश्न 5, 1919 से 1945 तक इटली की विदेश नीति की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 6, फ्रांस की विदेश नीति 1919 से 1945 तक का मुख्य आधार अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना था, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 7, 1919 से 1945 तक इंग्लैंड की वैदेशिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, सुदूर पूर्व में अमेरिका द्वारा अपनाई गई नीति की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। प्रश्न 2, 1917 से 1921 के मध्य रूस की विदेश नीति के प्रमुख बिंदुओं को समझाइए। प्रश्न 3, रूस व जर्मनी के मध्य संपन्न हुए अनाक्रमण समझौते की प्रमुख शर्तों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 4, स्पेन के गृह युद्ध में हिटलर की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 5, म्यूनिख समझौता पर संक्षिप्त नोट लिखिए। प्रश्न 6, रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 7, पेरिस समझौता 1928 की प्रमुख शर्तों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 8, 2 विश्व युद्धों के मध्य फ्रांस के प्रति इंग्लैंड की विदेश नीति को स्पष्ट कीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, मुनरो सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? नंबर 1, लॉर्ड कैसलरी, नंबर 2, लॉर्ड कैनिंग, नंबर 3, जेम्स मुनरो और नंबर 4, मेटरनिक। सही उत्तर होगा नंबर 3 अर्थात जेम्स मुनरो। प्रश्न 2, निम्न में से कौन सा सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति से संबंधित नहीं था? नंबर 1, यूरोपीय देशों की शक्ति राजनीति से पृथक रहना। नंबर 2, विश्व शक्ति प्राप्त करना। नंबर 3, अमेरिका की आंतरिक राजनीति में बाहरी हस्तक्षेप को रोकना। नंबर 4, यूरोपीय देशों के साथ मिलकर एशियाई देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना। सही उत्तर है नंबर 2, विश्व शक्ति प्राप्त करना। पृष्ठ 249। नंबर 3, सन 1921 में बुलाए गए वॉशिंगटन सम्मेलन के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? नंबर 1, हार्डिंग, नंबर 2, जॉर्ज वॉशिंगटन, नंबर 3, रूजवेल्ट, नंबर 4, जॉर्ज बुश। सही उत्तर है नंबर 1, हार्डिंग। प्रश्न 4, तटस्थता अधिनियम अमेरिका की सरकार ने कब पारित किया था? नंबर 1, 20 जनवरी 1947, नंबर 2, 31 अगस्त 1935, नंबर 3, 10 जून 1931 और नंबर 4, 18 जुलाई 1932। सही उत्तर है नंबर 2, 31 अगस्त 1935। प्रश्न 5, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कब सम्मिलित हुआ था? नंबर 1, 1939 ईस्वी, नंबर 2, 1940 ईस्वी, नंबर 3, 1942 ईस्वी, नंबर 4, 1941 ईस्वी।
सही उत्तर है नंबर 4 अर्थात 1941 ईस्वी। प्रश्न 6, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के सम्मिलित होने के समय वहां का राष्ट्रपति कौन था? नंबर 1 हार्डिंग, नंबर 2 जॉर्ज वॉशिंगटन, नंबर 3 रूजवेल्ट और नंबर 4 जॉर्ज बुश। सही उत्तर नंबर 3 रूजवेल्ट। प्रश्न 7, सन 1922 का विश्व आर्थिक सम्मेलन जिसमें रूस को भी आमंत्रित किया गया था कहां आयोजित हुआ था? नंबर 1 वॉशिंगटन, नंबर 2 न्यूयॉर्क, नंबर 3 जेनेवा, नंबर 4 टोक्यो। सही उत्तर है नंबर 3 जेनेवा। प्रश्न 8, रूस को राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब प्रदान की गई थी? नंबर 1 1935 ईस्वी, नंबर 2 1934 ईस्वी, नंबर 3 1920 ईस्वी, नंबर 4 1927 ईस्वी। सही उत्तर है नंबर 2 1934 ईस्वी। प्रश्न 9, जर्मनी में पीपुल्स पार्टी का संस्थापक नेता कौन था? नंबर 1 हिटलर, नंबर 2 विलियम द्वितीय, नंबर 3 स्टेट्समैन, नंबर 4 बिस्मार्क। सही उत्तर है नंबर 3 स्टेट्समैन। प्रश्न 10, लोकार्नो नामक नगर कहाँ स्थित था? नंबर 1 स्विट्जरलैंड, नंबर 2 जर्मनी, नंबर 3 इटली, नंबर 4 रूस। सही उत्तर है नंबर 1 स्विट्जरलैंड। प्रश्न 11, लोकार्नो समझौता कब संपन्न हुआ था? नंबर 1 1928 ईस्वी, नंबर 2 1930 ईस्वी, नंबर 3 1925 ईस्वी, नंबर 4 1932 ईस्वी। सही उत्तर है नंबर 3 1925 ईस्वी। प्रश्न 12, जर्मनी को राष्ट्र संघ का सदस्य कब बनाया गया? नंबर 1 सितंबर 1925, नंबर 2 सितंबर 1926, नंबर 3 अक्टूबर 1928, नंबर 4 अगस्त 1921। सही उत्तर है नंबर 2 सितंबर 1926। प्रश्न 13, हिटलर के प्रोत्साहन के ऑस्ट्रिया के नाजी दल के समर्थकों ने जुलाई 1934 में वहां की सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया था। उस समय ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? नंबर 1 मेटरनिक, नंबर 2 फ्रांसिस प्रथम, नंबर 3 डोल्फ्स, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है नंबर 3 डोल्फ्स। पृष्ठ 250। प्रश्न 14, स्ट्रेसा नामक नगर कहाँ स्थित था? नंबर 1 इटली, नंबर 2 इंग्लैंड, नंबर 3 जर्मनी, नंबर 4 स्विट्जरलैंड। सही उत्तर है नंबर 4 स्विट्जरलैंड। प्रश्न 15, चेकोस्लोवाकिया राज्य का निर्माण किस संधि के फलस्वरूप हुआ था? नंबर 1 वर्साई संधि, नंबर 2 सेंट जर्मन संधि, नंबर 3 न्यूली की संधि और नंबर 4 सभी गलत है। सही उत्तर है नंबर 4 सभी गलत है। प्रश्न 16, म्यूनिख समझौता 1938 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? नंबर 1 जोसेफ चैम्बरलेन, नंबर 2 चर्चिल, नंबर 3 ग्लेडस्टोन, नंबर 4 डिज़रायली। सही उत्तर है नंबर 1 जोसेफ चैम्बरलेन। प्रश्न 17, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात फ्रांस के प्रयासों से लघु गुट की स्थापना हुई थी। निम्न में से कौन सा राज्य लघु गुट का सदस्य नहीं था? नंबर 1 बेल्जियम, नंबर 2 चेकोस्लोवाकिया, नंबर 3 रोमानिया, नंबर 4 यूगोस्लाविया। सही उत्तर है नंबर 1 बेल्जियम। प्रश्न 18, 29 अगस्त 1928 को फ्रांस व अमेरिका के मध्य संपन्न हुए पेरिस समझौता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नंबर 1 लघु समझौता, नंबर 2 शांति समझौता, नंबर 3 के लोग ब्रिया समझौता, नंबर 4 फौलादी समझौता। सही उत्तर है नंबर 3 के लोग ब्रिया समझौता। प्रश्न 19, दोनों विश्व युद्धों के मध्य की अवधि में इंग्लैंड में 3 सम्राटों ने शासन किया था। अग्र में से तिथि क्रमानुसार कौन सा क्रम सही है? नंबर 1 एडवर्ड सप्तम, एडवर्ड अष्टम, जॉर्ज पंचम, नंबर 2 जॉर्ज पंचम, एडवर्ड अष्टम, जॉर्ज षष्टम, नंबर 3 एडवर्ड सप्तम, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज षष्टम, नंबर 4 एडवर्ड अष्टम, जॉर्ज षष्टम, जॉर्ज पंचम। सही उत्तर है नंबर 2 अर्थात जॉर्ज पंचम, एडवर्ड अष्टम, जॉर्ज षष्टम। पृष्ठ 251।